आप लोग कंफर्म कर देना मुझे, हाँ मैसेज मिलेगा तो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग संपत। मैसेज मिला रिकॉर्डिंग का? है सर। ओके ओके सर, अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, सबको गुड इवनिंग भी और शुभ विजय टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा, दुर्गा पूजा के बाद क्लास कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा शुभ विजय भी हो गए। शुभ जय सर। ओके ओके सर, शुभ विजय। अच्छा, तो चलो सर हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली हम लोग डिविडेंड डिसीजंस पढ़ रहे थे। अगर दुर्गा पूजा से पहले अगर मैं बात करूं तो हम लोग डिविडेंड डिसीजंस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे, और बेसिक्स ऑफ डिविडेंड डिसीजंस ऑलरेडी मैं आपके साथ क्लास में डिस्कस भी किया था। और एज वेल एज थोड़ा एडवांस लेवल में, जैसे कि डिविडेंड का जो थ्योरीज हैं लाइक मॉडिग्लिनी मिलर थ्योरी, वाल्टर गॉर्डन, उसके बारे में अभी तक बात नहीं हुआ वाल्टर मॉडल या गॉर्डन मॉडल के बारे में, बट मैंने एमएम हाइपोथेसिस आपके साथ डिस्कस किया। दो अप्रोच होता है ना सर, एक रेलेवेंस थ्योरी और एक इररेलेवेंस थ्योरी। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ सर, डोंट वरी, अभी धीरे धीरे देखना सारा याद आ जाएगा। हम लोग ऐसे जानते हैं कि डिविडेंड के बारे में कि कंपनीज मार्केट में डिविडेंड देते हैं। जो लोग शेयर मार्केट में काफ़ी रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, उनको पता होता है कि देयर आर सर्टेन कंपनीज जो डिविडेंड अच्छा देता है, और काफ़ी लोग क्या करते हैं, माने इन्वेस्टर्स, वो बड़े बड़े कंपनी का शेयर खरीद के रखता है। और स्पेशली जो डिविडेंड अच्छा पे करता है, स्पेशली जो अच्छा डिविडेंड पे करता है, ठीक है। जैसे गुड डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स अगर आप ऑनलाइन में सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। जैसे वन ऑफ द पॉपुलर इज वेरी पॉपुलर इज आईटीसी, ठीक है। या फिर अगर आप जस्ट गूगल करो कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, ओके, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स इन इंडिया, तो देखो अगर मैं यहाँ पर एक गूगल में सर्फिंग कर रहा हूँ तो मुझे कुछ न्यूज़ आ रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ मिंट का ही एक न्यूज़ आ रहा है, तो मैं उसी को देख रहा हूँ कि क्या क्या बता रहा है। तो बहुत सारे हैं, इससे पहले भी मैं आपको बहुत सारा दिखाया क्लास में, ठीक है। डिविडेंड स्टॉक्स में 2023 में बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज, सस्केन टेक्नोलॉजीज, और भी कुछ नाम मुझे दिखाई दे रहा है। ये देखो सर, बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज ने 200% डिविडेंड दिया, जो इसका शेयर का प्राइस है उसके ऊपर 200%, ठीक है। नॉर्मली फेस वैल्यू पे होता है, तो अगर फेस वैल्यू 2 है तो उसका 200% हिसाब लगा लो, तो पर शेयर होल्डर को उतना करके मिला है। जैसे ये 21 अक्टूबर को डिविडेंड डिक्लेयर किया है। The meeting of the board of directors held on Saturday 21st October 2023, the board has declared second interim dividend। अच्छा, ये interim dividend दे रहा है 4% पर इक्विटी शेयर्स, पर इक्विटी शेयर्स पे 4% करके दे रहा है, ठीक है, बलराम इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो सॉरी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। नो पॉइंट इज दैट ये जो कंपनी डिविडेंड देता है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना सर स्क्रीन पे जो मैं दिखा रहा हूँ? স্যার हाँ बोलो सर। আইটিসিও তো না আইটিসি না ইনফোসিস তো এবার 18 করে ডিভিডেন্ড দেওয়ার কথা বলছিল না? ইনফোসিস কি ডিভিডেন্ডে কিছু বলেছে? আমি খেয়াল করিনি। পেব্যাক না, টিসিএস বলেছে। ইনফোসিসের কি কিছু ডিভিডেন্ডের খবর আছে? আমি অনেকদিন হ্যাঁ আপডেট নিইনি। বিস্তাকে বলছিল সেদিন। দেখছি ইনফোসিস ডিভিডেন্ড, তথা কিছু জানিস ইনফোসিসের ডিভিডেন্ডের ব্যাপারে? मोस्ट प्रोबली कुछ खबर है सर, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड के बारे में। हाँ 18% समथिंग, यस सर। ये देखो 18 360, টাকা করেছিল। हाँ 360% डिविडेंड, ठीक है। 2 वीक्स एगो, 2 सप्ताह पहले ही इसका न्यूज आया था। यस सर, यू आर राइट, ठीक है। इन्फोसिस डिविडेंड 2023, ऋषि सुनक वाइफ एक्चुअली, ऋषि सुनक जो है सर आप लोगों को पता है, ये लंदन का, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर है। और अक्षता मूर्ति नारायण मूर्ति सर का बेटी है। तो ऋषि सुनक एक्चुअली भारत का जवाई लगता है सर, ठीक है। ऐसे लड़का भी है यहाँ का। तो यहाँ पर अक्षता मूर्ति का इन्फोसिस में काफी अच्छा शेयर होल्डिंग है, तो उनका नेट वर्थ जंप कर गया डिविडेंड मिला बोल के, ठीक है। 18 रुपीज पर शेयर में डिविडेंड इन्फोसिस को मिला है। सॉरी, इन्फोसिस ने अपने शेयर होल्डर को दिया है, पर शेयर 18 करके, ठीक है। तो सर पॉइंट क्या है,
सर पॉइंट और कुछ भी नहीं, जो मेन बात है, जैसे कि मैं आपको कुछ लिस्ट दिखा रहा हूँ कि रिसेंट डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ठीक है। कुछ स्टर्निक्स डिविडेंड बोल के भी एक कंपनी है, ये भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है 22 टका पर शेयर पे, ठीक है, सॉरी 10 रुपीज पर शेयर पे। नाउ ये जो इंटरिम डिविडेंड हो या फिर फाइनल डिविडेंड, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, आज आप लोगों को मैं एक चीज बताऊंगा जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। बिजनेस का जो वैल्यूएशंस होता है ना कंपनी का, डिविडेंड मॉडल के थ्रू से आप बिजनेस का वैल्यूएशंस भी कर सकते हो। काफी लोग बिजनेस, जो लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर फाइनेंस के टॉप लेवल में सोचना चाहते हैं, उनके लिए ये डिविडेंड डिसीजन चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप डिविडेंड को समझ पाते हो, कंपनी का डिविडेंड डिसीजंस को समझ पाते हो, तो आप कंपनी का वैल्यूएशंस का भी एक टाइप समझ पाते हो। ऐसे वैल्यूएशंस करने का और भी तरीका है, पर डिविडेंड इज वन ऑफ द पॉपुलर माने टाइप्स टू अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। ठीक है सर। अब देखो, मैं आप लोगों को ऑलरेडी जो जो मैं पढ़ाया था वो मैं एक बार आपको रिपीट करता हूँ कि कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी, उसका वैल्यूएशन करना, उसका बिजनेस के बारे में समझ पाना, और एज ए शेयर होल्डर कंपनी में इन्वेस्ट करके फायदा पाने के बारे में जो नॉलेज चाहिए कि मैं कंपनी में इन्वेस्ट, दो दो कारण होता है नॉर्मली इन्वेस्ट करने का। इन्वेस्टर हमारे देश में स्पेशली, नॉट जस्ट इन आवर कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड, दो रीजंस होते हैं इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने का। या तो आप एप्रिसिएशन करके कमाओ, माने कोई एक स्टॉक में, जैसे मैं आपको जैसे इन्फोसिस का ही बात चल रहा था तो मैं इन्फोसिस ही बोलूं, आज सुबह स्टॉक मार्केट क्लास में भी इन्फोसिस के बारे में भी ज्यादा बात हो रहा था। से फॉर एग्जांपल इन्फोसिस के शेयर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, और इन्फोसिस के शेयर में मानो 2018 में या 17, 18, 19 के आसपास में आपने इन्वेस्ट किया, उस टाइम पे अगर आपने किया होता तो आपका शेयर का वैल्यूएशन बता रहा है गूगल के थ्रू से 400-500 टका। आज शेयर का दाम चल रहा है अप्रॉक्स 1400 समथिंग, मैंने अप्रॉक्स 1400, 1370, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, अगर किसी ने इन्फोसिस में पैसा लगाया होता, ठीक है, मैं सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, पैसा लगाने वाला लैंग्वेज, अगर आपने इन्फोसिस में पैसा लगाया तो इन्फोसिस में आपका जो गेन हुआ है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल गेन। ओके, 500 का शेयर 1400 का हो गया या 1370 का हो गया, तो ये एक तरीका है मार्केट से इनकम करने का, शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है सर, बात को समझे, मैं शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि कोई शेयर होल्डर क्यों बनना चाहेगा, क्यों वो कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करेगा। तो शेयर होल्डर एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये होता है कि वो कैपिटल गेन करे। दूसरा, एक रेगुलर इनकम का भी कॉन्सेप्ट रहता है। रेगुलर इनकम क्या है, कुछ कंपनीज है जैसे कि कोल इंडिया, आईटीसी, ठीक है, दीज आर सब पॉपुलर कंपनी, ये लोग ना अच्छा खासा डिविडेंड पे करते हैं एवरी ईयर, डिविडेंड पेइंग कंपनीज, ठीक है, रेगुलर बेसिस में करता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कंपनी डिविडेंड पे क्यों करता है, इसका जवाब आपको मैं ऑलरेडी दिया कि कंपनी जब डिविडेंड देता है तो क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, कंपनी को डिविडेंड देने के बारे में क्या रीजंस होते हैं, कहां से डिविडेंड देना पड़ता है, ठीक है, डिविडेंड की, जब कंपनी डिविडेंड देता है तो उसके वैल्यूएशंस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। इवन मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स भी करवाया, अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स थोड़ा सा देखो ना, आपको पता लगेगा रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न अर्निंग एंड ग्रोथ, ठीक है, कंपनी अपना रिटर्न अर्निंग को और बिजनेस के ग्रोथ को कैसे हैंडल करते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक सवाल, ठीक है, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस जो नॉर्मली दिमाग में आना चाहिए एक फाइनेंस स्टूडेंट्स होने के नाते, ठीक है, इसका जवाब आप लोगों को मिला होगा सर। डिविडेंड कितने फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है, कैश डिविडेंड क्या होता है, स्टॉक डिविडेंड क्या होता है, ठीक है, तो ये सब बातें हुआ है सर, तो मैं और रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन क्योंकि हम लोग बीच में थोड़ा गैप ले लिए हैं पढ़ाई से, सभी कोई, मैं भी थोड़ा सा छुट्टी में था सर, और आप लोग भी मोस्ट प्रोबेबली नहीं, ऑब्वियसली फेस्टिव में थोड़ा सा तो सभी के फैमिली टाइम रहता है, आई नो दैट। सो पॉइंट इज, इतना सा पॉइंट है कि थोड़ा सा मैं याद दिलाया कि हम लोग क्या क्या ऑलरेडी जान चुके हैं कि कंपनी के इन्वेस्ट करके वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डिसीजंस, कंपनी का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डिसीजंस डिविडेंड के ऊपर बेस करके कैसे डिटरमाइन हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस का जवाब हम लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है। अब क्या है ना, मैं ये एग्जांपल्स भी करवाया हूँ, ऐसा नहीं कि एग्जांपल्स भी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया। ओके, लास्ट जो मैंने किया था मुझे याद आ रहा है, मैंने एमएम किया था, है ना सर। एमएम माने मॉडिग्लनी एंड मिलर। एक्चुअली डिविडेंड पे ऊपर दो इंपॉर्टेंट थ्योरी रहता है। एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ रिसर्चर होते हैं, फाइनेंशियल क्या बोलेंगे, हाँ फाइनेंशियल गुरु ही बोलेंगे इन लोगों को मैं, ठीक है, प्रोफेसर्स भी बोलो, जो बोलना है बोलो। दो थ्योरी मेनली काम करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये सिर्फ इंडिया का बात नहीं है सर, नॉट जस्ट इन आवर कंट्री,
थ्रू आउट द वर्ल्ड एक ही कॉन्सेप्ट काम करता है, थ्योरी ऑफ डिविडेंड। इसमें एक थ्योरी है जिसको इररिलेवेंस थ्योरी कहा जाता है, ठीक है, ये भी रिपीट ही हो रहा है। एमएम अप्रोच कहते हैं इसको। एमएम अप्रोच माने मॉडिगिलिनी एंड मिलर, ठीक है, मॉडिगिलिनी एंड मार्टन मिलर, दो फेमस पर्सन है सर, रिसर्चर है, मैथमेटिशियन, फाइनेंशियल रिसर्चर, ठीक है। तो मॉडिगिलिनी एंड मिलर ने जो थ्योरी रखा दुनिया के सामने, उस थ्योरी को इररिलेवेंस थ्योरी बोला गया। और क्यों ये इररिलेवेंस थ्योरी है, इसका भी क्लास में डिस्कशन हुआ है, ठीक है। आप लोगों को मैं लास्ट दिन एक क्वेश्चन करवाया था एमएम थीसिस के ऊपर बेस करके, जिसमें आपके साथ एक ऐसा सिनारियो एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग डिस्कस किए क्लास में, आपको पता चला था उसमें कि अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है, ठीक है, और अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करता है, तो एमएम का मानना है कि इससे कंपनी के वैल्यूएशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एमएम का मानना है। याद है सर आप लोगों को? मैं पूछ रहा हूँ एक बार, क्या सबको याद आ रहा है कि कंपनी डिविडेंड ना भी देगा तो भी वैल्यूएशन, जैसे ये जो क्वेश्चन था, ठीक है, 22 लाख का वैल्यूएशन आया था, ठीक है, ये लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। अगर बाई चांस भूल गए तो एक बार याद करना जरूरी है, कर लो सर क्लास। মনে পড়ছে সবাইকে অল্প অল্প? হুম, কিরে राहुल तथा संपद, बोलो सर, याद आ रहा है कि नहीं हाँ आ सर, रहा है? हाँ सर। ओके, ठीक है, दीपा और नील, ठीक है सर। तो ये देखो हम लोगों ने ये चीज पढ़ा था कि किस तरह से एमएम हाइपोथेसिस ये प्रूव करने का कोशिश कर रहा था कि कंपनी डिविडेंड देने से भी और कंपनी डिविडेंड ना देने से भी कंपनी का वैल्यूएशन चेंज नहीं होता, वैल्यू ऑफ द फर्म वैसा ही रहता है। तो इसलिए ना, क्योंकि देने से भी जो हालत है, ना देने से भी वही हालत है एज पर एमएम, एंड दैट इज द रीजन इस पर्टिकुलर थ्योरी को, एमएम थ्योरी को इररिलेवेंस थ्योरी कहा जाता है। एमएम थ्योरी को इसीलिए इररिलेवेंस थ्योरी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रूव करके बताओ कि, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि इररिलेवेंस थ्योरी क्यों है ये, व्हाई डिविडेंड इज इररिलेवेंट, और एमएम इसके बारे में क्या बताना चाहता है। तो सिर्फ थ्योरी थोड़ी ना लिखोगे सर, मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि जब आप लोग फाइनेंस के स्टूडेंट हो सर, पॉइंट टू बी नोटेड, कि आप जब फाइनेंशियली इसको प्रूव करने का कोशिश करोगे एग्जाम में, तो फिर बेसिकली आपको एमएम का जो अप्रोच है, ठीक है, हाइपोथेसिस जो है, मतलब जिस सोच के साथ एमएम ने इस चीज को समझाने का कोशिश किया है, ट्राई किया है, आपको पहले वो अप्रोच बताना पड़ेगा कि एमएम क्या मानना चाहता है, उसका एजम्पशंस क्या है। तो आप पहले वो पॉइंट आउट करो, ठीक है, जो थ्योरेटिकल अप्रोच है। फिर आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन के थ्रू से समझाना पड़ेगा, जैसे कि ये वाला एग्जांपल्स, ठीक है। अब अगर आप सिमिलर एग्जांपल्स चाहो तो पुट करो, नो इशू विद दैट, लेकिन आप चाहोगे तो खुद से भी एग्जांपल बना सकते हो सर, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, जो मैंने लास्ट दिन आपको समझाया था, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो आप खुद से भी एक एग्जाम्पल ड्रॉ कर सकते हो और ये प्रूव करवा सकते हो आराम से कि क्यों एमएम डिविडेंड को इररिलेवेंट माना है बिजनेस के वैल्यूएशन के एंगल से। ओके सर, कैसे लिखना है समझ में आ रहा है ना, कि पहले अजम्पशंस देना होगा और फिर आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू से प्रूव करना होगा कि इसीलिए ये इररिलेवेंस थ्योरी है। तब जाके आपको अगर 5 नंबर है तो 5 मिलेगा, 10 नंबर है तो 10 मिलेगा, लेकिन दिस इज द वे टू आंसर। ओके, इसी तरह से आपको आंसर करना है, कि नहीं सिर्फ एमएम पूछा है तो जस्ट एमएम पुट करके आ गए, नहीं सर, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया एक थ्योरी, ये एग्जाम ओरिएंटेड बात किया मैंने, ठीक है। बाकी ये भी एक अप्रोच है, अंडरस्टैंड करना है एज ए फाइनेंस के स्टूडेंट के हिसाब से आपको हमेशा एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है कि एमएम क्या कहना चाहता है, ठीक है। अब चलो मैं आपको दूसरे अप्रोच की तरफ लेके जाऊंगा। तो लास्ट दिन जो निष्कर्ष निकला था, निष्कर्ष माने जो कंक्लूजन आया था, ठीक है, जो कंक्लूजन आया था, दैट इट कैन बी सीन फ्रॉम द एग्जांपल दैट द वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेंस द सेम इन आइदर केस। यानी जब कंपनी डिविडेंड दे रहा है तब भी जो वैल्यूएशंस है, जब कंपनी डिविडेंड नहीं दे रहा है तब भी वही कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है सर। चलो अब एक काम करते हैं, अब ये फॉर्मूला मैं आप लोगों को आगे आगे और भी कराता हूँ सर, फॉर्मूला को भी यूज करना है। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स कैन बी कैलकुलेटेड। एमएम हाइपोथेसिस जो है ना, प्राइमरीली बेस्ड ऑन आर्बिट्रेज आर्गुमेंट, ठीक है, एक आर्बिट्रेली आर्गुमेंट किया। थ्रू द आर्बिट्रेज प्रोसेस एमएम हाइपोथेसिस डिस्कस हाउ द वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेन्स द सेम whether the firm pays dividend or not। here market price of share can be calculated। अब कंपनी का शेयर का दाम, ठीक है,
MM हाइपोथेसिस के थ्रू से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट 2 फॉर्मूला आता है सर, वो ये 2 फॉर्मूला आता है। सर यहाँ पर क्या फॉर्मूला को थोड़ा रटना पड़ेगा? सर रटना नहीं पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग के थ्रू से आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है? मेमोराइज थ्रू अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइज थ्रू अंडरस्टैंडिंग। मेमोराइज तो करना पड़ेगा ही सर, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में आपको याद करना पड़ता है फटाफट कि किस पर्टिकुलर थ्योरी के लिए क्या फॉर्मूला था। तो इसको समझना है। समझने के लिए फाइनेंशियली कंपनी कैसे अपनी बिजनेस के बारे में वैल्यूएशंस करता है, उसे समझना है। तो 2 फॉर्मूला यहाँ पर मेनली है सर। एक आपका शेयर प्राइस के बारे में जानना, ठीक है? जैसे कि इसको P0 नाम दिया है, और एक फर्म के वैल्यूएशंस के बारे में जानना, ठीक है? ये MM हाइपोथेसिस, ठीक है? ये 2 फॉर्मूला मेनली हमें यहाँ पर सीखना पड़ेगा, और इस 2 फॉर्मूला को सीखना और क्वेश्चन को समझना, ये सिचुएशंस को समझना सिमिलर काम करेगा। डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं धीरे-धीरे बात को यहाँ तक लेके आऊँगा सर, ठीक है? कि कंपनी क्या करना चाहता है, कंपनी एक्चुअल में क्या डिसीजंस लेते हैं, जिसका इम्पैक्ट उसके शेयर प्राइस पे पड़ता है, उसके वैल्यूएशंस पे पड़ता है। अब थ्रू MM हाइपोथेसिस इसको समझना है, ठीक है? और फॉर्मूला डिराइव भी कैसे होता है, इसके बारे में भी हल्का बात कर लेंगे सर। अच्छा, ये इररेलेवेंस थ्योरी के बारे में फिर भी आप लोगों को ना आइडिया है, ऑलरेडी मैं लास्ट दिन समझाया था। इररेलेवेंस थ्योरी के ऊपर मैं फिर से क्वेश्चंस करवाऊँगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक इच्छा हो रहा है कि आपको थोड़ा रेलेवेंस थ्योरी के बारे में बात करूं, ठीक है? थोड़ा-सा बात कर लेते हैं सर, उसके बाद फिर से MM रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, फिर से करूँगा। क्या होगा ना, एक बार आइडिया आ जाएगा कि आखिर डिफरेंस क्या है, कि जब डिविडेंड दिया, नहीं दिया, वैल्यूएशन सेम रहा। लेकिन इस बार हम लोग एक दूसरे थ्योरी पे बात करने जा रहे हैं। नाम है वाल्टर्स मॉडल, ठीक है? नाम ही काफ़ी है, बड़ा पॉपुलर है सर ये लोग। इनके बारे में कॉलेज लेवल बीकॉम में भी पढ़ा जाता है, मास्टर्स में भी पढ़ा जाता है। CA में तो आप लोग जानते हो, आप लोग CA में स्टूडेंट्स ही हो, CA में। तो फिर कोई भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, इनके बारे में लोग जानते हैं, ठीक है? तो वाल्टर्स मॉडल, इसको ना डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरी कहते हैं। माने इनका मानना है, वाल्टर्स का मानना है कि डिविडेंड रेलेवेंट है बिजनेस के लिए, और उसको उसका इम्पैक्ट वैल्यूएशंस पे पड़ता है। ये वाल्टर का मानना है। सर कैसे? हाउ? प्रूव करो, चलो। हाउ? यही ना, कैसे होता है? अब इसके लिए वाल्टर को थोड़ा समझना पड़ेगा, तो पेशेंसफुली थोड़ा काम करना है। ये फाइनेंस की स्टोरी है सर, अब ये स्टोरी समझना है। सो वाल्टर का अप्रोच क्या है कि कंपनी डिविडेंड देगा या नहीं देगा, दोनों में से कुछ तो करेगा। देयर आर सर्टेन कंपनीज जो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हैं, और कुछ कंपनी से जो डिविडेंड देता ही देता है। वाल्टर का मानना है दोनों का इंपैक्ट है। ओके सर। सो वाल्टर्स अप्रोच इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग assumption। अब जब वाल्टर ये बात रख रहा है, रिसर्च पेपर जब अपना यूनिवर्सिटीज में PhD में जब ये रखता है, ठीक है, दुनिया के सामने, तो क्या assumptions वो लिया है, ठीक है? क्योंकि कुछ चीजें ना हमेशा कुछ assumptions पे टिका रहता है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। बिना assumptions का आप कोई भी मॉडल को रख नहीं पाओगे। assumptions तो होना चाहिए सर, क्योंकि अगर आप अपने आप को फिक्स नहीं करोगे ना, हमेशा वेरिएबल रखोगे, तो प्रूव नहीं कर पाओगे। इसीलिए जैसे हम लोग बचपन में मैथ्स करते थे, याद है सर? लेट दी होल वैल्यू बी x, या फिर पूरा को हम लोग 1 मानते हैं। तो assumptions का एक टेक्निक मैथमेटिक्स में हम लोग देखते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट फाइनेंस में भी देखने को मिलता है, इकोनॉमिक्स में भी सिमिलर बातें होता है सर, ठीक है? अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है? तो एक assumptions इज ऑलवेज देयर, ठीक है? तो वाल्टर भी अपना अप्रोच को रखने के लिए क्या assumptions रखता है? कहता है कि ऑल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऑफ द फर्म आर टू बी फाइनेंस्ड थ्रू रिटेन अर्निंग ओनली। सर गजब बात कर रहे हैं, गजब बने। बिजनेस अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है? सपोज आपका एक बिजनेस है, आप अपने ही बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मैंने और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हो सर। क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि आपको जरूरत है, बिजनेस को ग्रो कराना है। तो बोलते हैं जो भी आप इन्वेस्ट करोगे, वो आप अपनी रिटेन अर्निंग से ही करोगे। आप मानो आपका बिजनेस 5 साल पुराना है, 5 years ओल्ड, ओके? अब 5 साल पुराना बिजनेस ऑब्वियसली कुछ तो कमाया होगा 5 साल में। यू मस्ट हैव अर्न्ड सम अमाउंट इन लास्ट 5 years। तो जो भी पैसा आपने 5 साल में कमाया होगा, वही आपका रिटेन अर्निंग के रूप में आपके पास सरप्लस के रूप में, रिजर्व के रूप में है। अब उसी को यूज करोगे, ये वाल्टर का मानना है।
ऑल इन्वेस्टमेंट प्रोपोजल्स ऑफ द फर्म आर टू बी फाइनेंस्ड। फाइनेंस माने बिजनेस अपना पैसा जुगाड़ करते हैं, जुगाड़ को फाइनेंस कहते हैं। ये जो वर्ड है ना सर फाइनेंस, हम लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि भाई क्या पढ़ाई करते हैं ना, हम फाइनेंस का पढ़ाई करते हैं, ठीक है। जो सीए करता है वो सीए का सीए में बोलते हैं कि हम फाइनेंस स्टूडेंट, जो सीएफए कर रहा है वो भी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं मैं फाइनेंस स्टूडेंट, जो एमबीए इन फाइनेंस करते हैं वो भी बोलते हैं। फाइनेंस का बेसिक मतलब क्या है आम आदमी के भाषा में? सर जुगाड़ू बनना है, जुगाड़ू। बात सुनने में थोड़ा खराब लग रहा होगा बट यही सच्चाई है, ठीक है। बोलता है कि एक कहावत है, बोले सच नंगा होता है। वर्ड को नेगेटिव वर्ड में मत लेना सर, ठीक है। नंगा इन द सेंस नैकेड, ठीक है। माने सच्चाई है यही। ये इंग्लिश में बोलने से बात कुछ बदल थोड़ी जाता है, बात वही है, जुगाड़ लगाना। देसी भाषा में बात करें ना, जुगाड़ लगाना। बिजनेस हमेशा जुगाड़ में लगा रहता है और रहना पड़ता है, ये बिजनेस का एक्टिविटी है। हर फैमिली भी तो जुगाड़ में लगे रहते हैं। अगर मानो कोई बोलेगा नहीं सर हम लोग जुगाड़ में नहीं रहते, किसी का फैमिली जॉब करता है, मैंने जॉब होल्डर ही सारा दिन है, तो जॉब होल्डर भी जॉब क्यों करने जाते हैं? अपने घर के फाइनेंस के लिए, क्योंकि घर चलाना होगा तो जॉब नहीं करेंगे तो सैलरी कहां से आएगा, और सैलरी नहीं आएगा तो घर को कहां से चलाएंगे। बिजनेस भी अपने तरह सोचता है, जो बिजनेस फैमिली होता है ना वो भी उसी तरह सोचता है, जुगाड़ पे चले जाते हैं कि भाई कहां से पैसा आएगा, घर चलाने का फाइनेंस है। बिजनेस भी अपने आप को चलाने के लिए फाइनेंस करते हैं, उसको पहले वो जुगाड़ करते हैं। अच्छा, जुगाड़ करने का अलग अलग टेक्निक्स है, जैसे लोन भी एक जुगाड़ होता है, आजकल एक टेक्निक है। लेकिन यहाँ पर वाल्टर साहब जो है ना सर, ये लोन के बारे में बात ही नहीं कर रहा है, ये पूरा का पूरा अपना ही पैसा को बिजनेस में लगाने के बारे में बात कर रहा है। इट्स काइंड ऑफ बूट स्ट्रैपिंग। आप लोग बूट स्ट्रैपिंग समझते हो? एनीवन, कोई आइडिया है बूट स्ट्रैपिंग का मतलब? तो सुना है, थोड़ा आइडिया जनरेट कर दे तो। कोई बोल पाओगे? चलो फिर भी इसमें सुना है। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब क्या है? सर ये एक बिजनेस मॉडल है जिसमें बंदा लोन नहीं उठाते हैं, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर सिचुएशन है। Bootstrapping describes a situation in which an entrepreneur starts a company with little capital, relying on money other than outside investment. An individual is said to be bootstrapping when they attempt to found and build a company from personal finance or the operating revenue of the new company. माने मार्केट से लोन के थ्रू से पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं लाना है। बिजनेस अपने छोटा जो भी कैपिटल बिजनेस में लगाया उसी पैसे को यूज कर करके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। माने हम लोग थोड़ा सा assumption को सिमिलर काइंड ऑफ मान सकते हैं, जो जैसे कि बूटस्ट्रैपिंग में एक बड़ा एग्जांपल हमारे देश में आज के डेट में है जीरोधा। जीरोधा जो स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है, काफी बड़ा मैंने अपना बिजनेस रखा है सर दुनिया के सामने, तो वन ऑफ द बिग कॉन्सेप्ट है जीरोधा। ऐसे और भी है लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताया, ठीक है। बाकी बूटस्ट्रैपिंग मॉडल और भी चीजें बताते हैं, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ सर। सब कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ओके। अच्छा, ऑल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऑफ द फर्म आर टू बी फाइनेंस थ्रू रिटर्न अर्निंग ओनली। आर माने रेट ऑफ रिटर्न, के माने कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हो सकता है आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर कवर कर चुके हो, केसी, ओके। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अच्छा, आर माने रेट ऑफ रिटर्न एंड के कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर कांस्टेंट। माने मार्केट से कैपिटल को जुगाड़ करने का जो खर्चा है वो कांस्टेंट है। सपोज आप, अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दो तरह का हो सकता है सर। एक कॉस्ट ऑफ लोन हो सकता है, माने टर्म लोन, केटी बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। केटी या केडी, ठीक है, डेब्ट बोलो आप। कैपिटल दो तरह का होता है ना, एक डेब्ट हो जाएगा और एक इक्विटी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर एक बार कवर कर लो सर, जिनके पास ऑलरेडी बैकअप क्लासेस है। जिनका नहीं है, जिनका एग्जाम देरी है, कोई बात नहीं, हम लोग क्लास में करेंगे, डोंट वरी सर। जिनका एग्जाम नजदीक है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर प्लीज गो थ्रू कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जिनका हो चुका है वो एंजॉय करे, मैंने रिवाइज कर ले। अच्छा, केडी प्लस केई दोनों मिला के होता है केसी, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो मार्केट से लोन उठाओ या इक्विटी उठाओ, ठीक है। यहाँ पर माना जा रहा है कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल मार्केट से जितना भी आप जुगाड़ लगाओगे वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर सिंपल एक एजम्पशंस लिया है कि रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर कांस्टेंट, ठीक है। अब चलो मैं आपको आगे आगे बताता हूँ कि ये सब क्यों कहना चाहता है। अच्छा, परफेक्ट कैपिटल मार्केट, the firm operates in a market in which all investors are rational and information is freely available to all.
जो भी इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है सब एकदम लॉजिकल है और सारे इंफॉर्मेशन मार्केट में फ्रीली मिलता है, फ्रीली मिलता है, ये वाल्टर का मानना है। नो टैक्सेस और नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन, बात को समझे सर, नो टैक्स एंड नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन। सर इसका मतलब क्या है? नो टैक्स एंड नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? माने वाल्टर का मानना है बिटवीन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। देखो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बार बार बता रहा था कि आप बिजनेस से जो इनकम करोगे एज एन इन्वेस्टर, ठीक है, आपके पास दो ही उपाय होता है। या तो आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करो, अगर आपके पास, देखो ये नॉर्मली डिविडेंड इनकम वही लोग कर पाते हैं, रियल लाइफ बता रहा हूँ, जब किसी के पास एक लमसम अमाउंट होता है, ठीक है। अगर आपके पास एक लमसम वैल्यूएशन है, से फॉर एग्जांपल 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख समथिंग, आपके पास एक सरप्लस पैसा है, आप इस तरह का पैसा को इवन 5-10 लाख से भी काफी लोग करते हैं। वो जैसे बैंक में पैसा रखता है ना, उसी तरह से वो ऐसे स्टॉक में, मतलब बिना बैंक में पैसा ना रख के आप अपने लमसम वैल्यूएशन को किसी ऐसे कंपनी में डाल दो जहां से आपको एक रेगुलर डिविडेंड इनकम मिले। सी फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 लाख सरप्लस है, आप एक काम करो ना, आप बैंक वगैरह में क्यों रखोगे? अगर आपको मार्केट का नॉलेज है तो आप डिविडेंड इनकम के लिए आईटीसी में रख लो, कोल इंडिया में रख लो, आपको एक रेगुलर बेसिस में 16% 17% एक एनुअल डिविडेंड मिलेगा शेयर के हिसाब से, जितना आपका शेयर होल्डिंग होगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है। तो बिटवीन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन इट मींस देयर इज नो डिफरेंस इन टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन, इसीलिए बोला नो टैक्सेस और नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा तो नहीं है सर, डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होते हैं। हम लोग इनकम टैक्स में इसके बारे में रिसेंटली चर्चा किए हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो, जो लोग रिसेंट कैपिटल इनकम टैक्स क्लास भी कर रहे हो। सो डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन, डिविडेंड इनकम अदर सोर्स का पार्ट हो जाता है, कैपिटल एप्रिसिएशन कैपिटल गेन का पार्ट हो जाता है एज पर इनकम टैक्स। लेकिन यहाँ पर वाल्टर का मानना है देयर इज नो डिफरेंस इन टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन। So this assumption is necessary for the universal applicability of the theory, ठीक है, since the tax rate may be different in different countries, ठीक है, हर कंट्री का अलग अलग टैक्स सिस्टम हो सकता है, इसलिए वाल्टर ने बोला कि भाई हम लोग टैक्स में डिस्क्रिमिनेशन जो भी है उसको अवॉइड करेंगे। नो फ्लोटेशन और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, दिस कॉस्ट में डिफर कंट्री टू कंट्री और मार्केट टू मार्केट। माने मार्केट में एक कंपनी को लाने के पीछे या एक मार्केट से पैसा जुगाड़ करने के पीछे किसी भी तरह का खर्चा नहीं होगा। अच्छा ये भी रियल लाइफ में थोड़ा डिफिकल्ट है कि कोई फ्लोटेशन कॉस्ट या ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होगा, ऐसा सिचुएशन रियल लाइफ में होना बहुत मुश्किल है। जैसे जब भी कोई कंपनी मार्केट में आता है, जब भी मार्केट से पैसा रेज करना चाहता है ड्यू टू एनी हाउ, ठीक है, हर चीज के पीछे खर्चा होता है। लेकिन यहाँ पर वाल्टर का मानना है कि कोई फ्लोटेशन कॉस्ट या ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। जैसे मैं सुन रहा था नाइका बोल के एक ब्रांड है ना सर, नाइका शायद अपना आईपीओ लेके आ रहा है, आप लोगों ने देखा है? नहीं, नाइका तो ऑलरेडी आ चुका था, सॉरी नाइका का शेयर तो है किसी मामाअर्थ सर। मामा अर्थ, हाँ हाँ हाँ, यस यस, एक सेकेंड, वेरी गुड तो था, सही पकड़ा, एकदम तू सही पकड़ लिया कि मेरे मुंह से क्या निकलने वाला था। ओके ओके ओके, ये वाला कंपनी है क्या? नहीं, कौन सा कंपनी है? कंपनी नाम की सर मामा जो अर्थ? होनासा सर, कंज्यूमर होनासा कंज्यूमर लिमिटेड, यस सर, होनासा कंज्यूमर लिमिटेड, ठीक है। तो मामा अर्थ ब्रांड जो है ना सर उसका है, ठीक है। अब ये देखो होनासा कंज्यूमर लिमिटेड ये अपना मार्केट से पैसा जुगाड़ करने के लिए आना चाहता है। ऐसा तो ये ओपन मार्केट में आना चाहता है, पर वाल्टर मॉडल तो रिटेन अर्निंग को ही अपने फाइनेंस के बारे में बताना चाहता है। इसका एक एक शेयर का दाम रखा है सर 308 से 324 के आसपास। कंपनी अभी तक प्रॉफिट किया? हाँ दादा, प्रॉफिट করেছে নাকি? पैट की 150 बोलते लॉस है सर। 150 करोड़ के लॉस में है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ग्रॉस प्रॉफिट ईबीआईटीडी है, अच्छा खासा लॉस में चल रहा है सर कंपनी, अच्छा खासा लॉस में चल रहा है, 150 करोड़ अप्रॉक्स ईबीआईटीडी है, यहाँ से टैक्स वगैरह जाएगा, मतलब अभी हालत खराब है। मैंने खराब है इन द सेंस अभी भी रेवेन्यू स्टेज में आने पे समय लगेगा, क्योंकि कंपनी कुछ जरूरत से ज्यादा ही खर्चा कर चुका है, ठीक है। लेकिन कंपनी का मार्केट शेयर अच्छा हुआ है ऐसा माना जा रहा है, 5.3% इन ऑनलाइन बीपीसी मार्केट, ठीक है। तो आप चाहो तो इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, लेकिन मैं आपको अभी कंपनी के बारे में थोड़ी ना बताने आया था, मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा था कि अभी ये जो कंपनी मार्केट में आना चाहता है, ठीक है, जैसे ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट में है। अब ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट में जैसे ये कंपनी आना चाहता है, तो कंपनी को मार्केट में आने का या पैसा जुगाड़ करने का खर्चा तो होता है ना सर। तो जो खर्चा ये होता है ना, जिसको हम लोग एडवर्टाइजिंग बोलो
ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन बोल दो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकर का खर्चा बोल दो, देयर आर वेराइटीज ऑफ खर्चा, ठीक है, सीएस का फीस, सीए का फीस, बहुत कुछ खर्चा रहता है सर, ठीक है, एक कंपनी का शेयर मार्केट में लाने के पीछे देयर आर सर्टेन कॉस्ट। लेकिन यहाँ पर वाल्टर का मानना है कि दीज कॉस्ट में डिफर कंट्री टू कंट्री, तो फ्लोटेशन और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कुछ नहीं रहे। चलो ठीक है, फर्म का जो लाइफ है वो परपिचुअल लाइफ है, मैंने चलता जाएगा, परपिचुइटी मैंने समझते हैं ना सर, लाइफ लॉन्ग, फर्म का लाइफ परपिचुअल है, ये सब वॉल्टर का मानना है, एजम्पशन है। अब जो है वो है, ठीक है, इसको थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं, वॉल्टर को जाके थोड़ी ना बोल पाएंगे सर कि भाई आप इसको क्यों चेंज कर लो, वो अपने जमाने में सोचा होगा। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ सकता है, सर उनके जमाने में सोचा होगा तो इस जमाने में क्या काम है? नहीं सर, इतिहास से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फाइनेंस एक ही दिन में बड़ा नहीं हो गया, आजकल फाइनेंशियल मार्केट के बारे में लोगों के अंदर नॉलेज ग्रो हुआ है पहले से ज्यादा, लेकिन अभी भी बहुत बाकी है। तो इनके टाइम पे जब ये लोग रिसर्च कर रहा था, तब जो मार्केट के बारे में कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ था, ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को भी जानना जरूरी है, तभी जाके आप आज का मार्केट को भी समझ पाओगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इतिहास पढ़ना पड़ता है, इतिहास हमें सिखाता है सर। हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं इतिहास तो, अरे प्रॉब्लम क्या है ना सर, एजुकेशन सिस्टम डब्बा बन चुका है हमारे देश में, ठीक है, अभी पहले से थोड़ा सा कॉन्शियसनेस हुआ है। एजुकेशन सिस्टम में क्या है ना, सिर्फ आपको रटाया गया, ठीक है, मुखोस तो नोट भित्तिक पढ़ाशोना है ना, जस्ट आपको नोट देता रहा, आप नोट पढ़ते रहे, ना तो इतिहास से कुछ सीखना है ना तो कुछ जानना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है सर, इतिहास बहुत कुछ सिखाता है। चलो, ये इतिहास ही है, पुराना थ्योरीज है, पर आज भी काम आता है। अच्छा, अब पॉइंट इज दैट सर ये तो हो गया एजम्पशंस, अब धीरे धीरे फॉर्मूला की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना। द रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड एंड शेयर प्राइस बेस्ड ऑन वाल्टर्स फॉर्मूला। चलो, डिविडेंड और शेयर प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है? मार्केट प्राइस बता रहा है पी, फॉर्मूला बता रहा है डी प्लस आर बाई के ई इंटू ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के ई, माने कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। अब सर इसको समझना है फॉर्मूला को, पी फॉर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, ई फॉर अर्निंग प्राइस, अर्निंग पर शेयर, ठीक है, ईपीएस, डी फॉर डिविडेंड पर शेयर माने डीपीएस, के ई फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी और रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन या फिर डिस्काउंट रेट, जिस भी नाम से बोलो सर, बात एक ही है। सर अलग अलग नाम क्यों है? मैं सब नाम का मतलब मैं आपको बता देता हूं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी माने मार्केट से कैपिटल रेज करने का खर्चा, या फिर ऐसे बोलो कि जैसे हम लोग बैंक से लोन लेने जाते हैं ना, तो बैंक हमसे एक इंटरेस्ट चार्ज करता है। सिमिलरली जब हम लोग इक्विटी से पैसा लेते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ पैसा रिटर्न देना पड़ता है, ठीक है, जिसको हम लोग सूद तो नहीं बोलते, इंटरेस्ट तो नहीं कहते, ना तो सूद ना तो इंटरेस्ट ना ब्याज, ये लैंग्वेज यूज नहीं करते। शेयर होल्डर को नॉर्मली डिविडेंड दिया जाता है या फिर उसको कुछ पेमेंट भी किया जाता है ताकि वो शेयर होल्डर हमारे बिजनेस पे रहे, ठीक है, तो इसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं इन सिंपल। अब इसको और भी नाम से बोला जाता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाता है कंपनी के लिए वो खर्चा होता है, कॉस्ट होता है, उसी का दूसरा नाम है रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, या फिर आप इसको डिस्काउंट रेट बोलो। डिस्काउंट रेट माने मार्केट में जो महंगाई, माने एक्चुअली बिजनेस को क्या है ना, उस पर्टिकुलर रेट को कवर करना पड़ता है। डिस्काउंट रेट माने आप अगर उतना नहीं इनकम करोगे तो आपका वैल्यूएशन गिर जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं ना इन्फ्लेशन क्या होता है, कि अगर मार्केट में 10% इन्फ्लेशन चलता है, ठीक है, तो आपको मार्केट में अगर टिकना है तो कम से कम 10% से ज्यादा कमाना पड़ेगा, तो ये 10% को डिस्काउंट रेट कह देंगे। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, डिस्काउंट रेट सिमिलर टर्म्स है सर। ये सब कॉस्ट ऑफ इक्विटी चैप्टर जब करते हैं ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तब उसमें थोड़ा सा और डिटेल्स बात करने का मौका मिलता है। फिलहाल मैं इसको डिटेल्स में और नहीं जा रहा हूं सर, ठीक है, लेकिन हाँ आएगा एक पॉइंट आएगा डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, तब मैं आपको डिस्काउंट रेट के बारे में और बताऊंगा, ठीक है, इसी चैप्टर में आएगा सर, डिविडेंड चैप्टर में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल आई विल डिस्कस। पहले भी एक बार कैपिटल स्ट्रक्चर में डीडीएम के बारे में चर्चा हुआ है, बट तब मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेवेंट में बात किया था। अब मैं आपको डिविडेंड के बारे में भी बात करूंगा और उसमें फिर से डिस्काउंट रेट के बारे में चर्चा हो जाएगी। आर का मतलब क्या बताया? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को डिफाइन किया किसने? प्रोफेसर जेम्स ई वाल्टर।
which shows how dividend can be used to maximize the wealth of equity shareholder. वाल्टर का मानना है कि डिविडेंड देने से शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ता है। उन्होंने आर्गुमेंट भी दिया that in the long run share price reflect only the present value of expected dividends. Retention influence stock price only through their effect on further dividends. माने जो कंपनी जितना डिविडेंड ग्रो करता है, शेयर होल्डर को जितना डिविडेंड देने के बारे में बात करते हैं, उसका शेयर प्राइस भी बढ़ता है और कंपनी का वेल्थ भी बढ़ता है। ये वाल्टर का मानना है और उन्होंने इसके बारे में अपना लॉजिक भी रखने का कोशिश किया, ठीक है। अब चलो पढ़ते हैं। अभी मैं डिसाइड तो हम लोग यहाँ नहीं करेंगे कि सर वाल्टर सही है कि मॉडिग्लिनी सही है, मिलर सही है, एमएम सही है कि वाल्टर सही है, ये विचार अभी नहीं करना है, वो आप बाद में करना सर। पहले इनका विचार तो सुन लो। प्रॉब्लम क्या है ना सर, हम लोगों के मन में एक आम आदमी का मैं आपको सोच बताता हूँ, कोई ना सुनने का कोशिश नहीं करता, विचार तो सुनना पड़ता है। एक जज अगर पहले ही अपने मन में बिठा ले कि मैं इसी को सजा सुनाऊंगा तो थोड़ी ना चलता है। एक जज होने के लिए आपको सीरियसली जज होना पड़ता है, आपको सबका सुनना पड़ता है। सुनो तो सही, ठीक है। जो गलत किया और जिन्होंने गलत माने जिनके साथ गलत हुआ, दोनों को सुनना है। उसके बाद आप अपना जवाब माने विचार करो कि क्या डिसीजन देना है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सुनना ही नहीं चाहते, ठीक है। सुने तो सही, ठीक है। मैंने मेरा सुनने का मतलब है मेरे को सुनने का बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप दोनों को पढ़ो, दोनों को जानो, फिर आप अपना दिमाग लगाओ। दिमाग को बंद मत कर दो सर, ठीक है, कि नहीं नहीं एमएम सही है, किसी का मानना है, नहीं नहीं वाल्टर सही है। अरे भाई आप कौन होते हो परसेप्शन? पहले सुन लो फिर विचार अपना कर लेना। आई नो आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, विचार करने का औकात भी है और राइट भी है, कर लेना बाद में। The above formula given by Professor James E. Walter, which shows how dividend can be used to maximize the wealth of equity holders. He argues that in the long run, share price reflect only the present value of expected dividends, and retention influence stock price only through their effect on the further dividends. A close study of this formula indicate that Professor Walter emphasis मैंने pressure create किया है two factor पे, which influence the market price of a share, जैसे कि dividend per share and relationship between internal rate of return and cost of capital. आईआरआर पे अच्छा ये कुछ टॉपिक हो सकता है किसी किसी को थोड़ा सा अननोन साउंड हो, जैसे कि अगर किसी ने अभी तक कैपिटल बजटिंग चैप्टर नहीं किया, ठीक है, डोंट वरी सर, पढ़ेंगे सर, सब पढ़ेंगे। जिनका हुआ नहीं उनको बोल रहा हूँ, जिनका हो चुका है मैं बार बार बोलूंगा कि वो एंजॉय करे और रिवाइज करे, कॉन्सेप्ट कोर बिल्ड करें। कैपिटल बजटिंग एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये दोनों चैप्टर पे आईआरआर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट क्या होता है, ये सभी मैटर पे चर्चा रहा है सर और होता है। तो जिनका हो चुका है बहुत अच्छा, जिनका नहीं हुआ है वो बाद में सुनेगा, लेकिन फिलहाल जितना जरूरी है मैं आपको जरूर बता दूंगा फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिविडेंड डिसीजंस। अब देखो प्रोफेसर ने वाल्टर ने यहाँ पर दो पॉइंट पे एम्फोसिस किया, एक डिविडेंड पर शेयर पे और एक रिलेशनशिप बिटवीन आईआरआर माने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। हर बिजनेस का एक प्रोजेक्ट रहता है, जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के बाद वो प्रोजेक्ट बिजनेस को रिटर्न जनरेट करके देता है, उसे आईआरआर कहते हैं। हर बिजनेस के प्रोजेक्ट में एक रिटर्न जनरेट करने का ताकत होता है, उस रिटर्न जनरेट करने का जो ताकत होता है ना सर, पावर, ठीक है, कितना रिटर्न जनरेट कर सकता है, उसी को आईआरआर कहते हैं। एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्केट से उस पैसे को उठाने का कितना शेयर होल्डर को देना पड़ेगा, तब बिजनेस को क्या मिलेगा, उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। सो इफ द इंटरनल रिटर्न और रिटर्न अर्निंग, if the internal return of retained earning is higher than market capitalization rate, the value of ordinary share would be high, even if dividends are low. However, if the internal return within the business is lower than the market expects, the value of share would be low. In such a case, shareholder would prefer a higher dividend. In such a case, shareholders prefer a higher dividend so that they can utilize the funds so obtained elsewhere in more profitable opportunities. Don't worry, समझाऊंगा। अभी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू से आपके साथ बात करूंगा तो आपको क्लैरिटी मिलेगा सर, थोड़ा सा रुक जाओ। इस पॉइंट को मैं फिर से एक बार समझाता हूं। देखो सर, ये जो पॉइंट यहाँ पर बताने का कोशिश कर रहा है ना, अभी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, 2 मिनट रुक जाओ सर। जैसे एग्जाम्पल में हाथ दूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि वाल्टर कहना क्या चाहता है, ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच।
लेकिन एग्जाम्पल्स में जाने से पहले नॉर्मली समझने का थोड़ा कोशिश करते हैं, ठीक है, कि क्या समझ में आता है। कहते हैं कि इफ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अर्निंग, माने एक बिजनेस अपने रिटर्न अर्निंग का पैसा जो बिजनेस में लगा रहा है, सपोज आपके पास पहले से काफी सारा कैपिटल है जो आप अपने बिजनेस पे लगा रहे हो, मार्केट से बाहर से नहीं ले रहे हो सर, आउटसाइडर इन्वेस्टमेंट नहीं, इनसाइड इन्वेस्टमेंट, इंटरनल रिटर्न ऑफ रिटर्न अर्निंग इज हायर देन मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट। अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अर्निंग इज हायर देन मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट, द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर वुड बी हाई। तब आप क्या कहना चाहता है कि ऑर्डिनरी शेयर माने इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर का वैल्यू हाई होगा। अगर डिविडेंड का वैल्यू लो भी हुआ फिर भी शेयर का दाम ज्यादा होगा। However, if internal return within the business is lower than the market expects, then value of share would be low. अगर इंटरनल रिटर्न कम हो जाता है बिजनेस का तो शेयर का वैल्यू कम हो जाएगा, और ऐसी सिचुएशंस में शेयर होल्डर हाई डिविडेंड प्रेफर करेगा। मैं आपको बार बार एक चीज बता रहा हूं, मार्केट से इनकम करने का दो तरीका है, ठीक है। एक तरीका, आज इन्वेस्ट करो, बिजनेस में ग्रोथ होगा तो कैपिटल गेन से कमाओ, ठीक है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, से फॉर एग्जांपल मैं आईटीसी या कोल इंडिया किसी भी ऐसे डिविडेंड पेइंग कंपनी के बारे में ही बात करूंगा। ऐसे आईटीसी तो दोनों करते हैं सर, इसका बिजनेस में ग्रोथ भी दिखता है आजकल, ठीक है, लेकिन रिसेंटली काफी दिनों से स्टॉप है, ठीक है, ग्रोथ थोड़ा सा लास्ट 4-5 महीने से थोड़ा स्टॉपेज लगा के रखा है, वो अलग बात है, मैं चर्चा भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ तो जैसे अगर आप आईटीसी में, ठीक है, जैसे कोरोना पीरियड में आईटीसी का शेयर काफी गिर गया था, तो जो भी वैल्यू इन्वेस्टमेंट समझता है आईटीसी जैसे बिजनेस में अपना शेयर होल्डिंग वापस ले लिया था, 100-200 में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दिया था कोरोना पीरियड में। इवन 2021-22 के एंड पे भी कंपनी ने अच्छा खासा सिचुएशंस में था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब अगर आपने 200 टका में भी शेयर लिया सर, आज 400 समथिंग उसके ऊपर है, ये कैपिटल गेन है। एज वेल एज ये कंपनी डिविडेंड भी देता है, 10%, 12%, 15% एनुअल डिविडेंड भी डिक्लेयर करता है। नाउ पॉइंट क्या है सर, अगर बिजनेस का इंटरनल रिटर्न लो है तो कंपनी का ग्रोथ कम हो जाएगा, और कंपनी का ग्रोथ कम हो जाएगा तो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है भाई, अगर ग्रोथ नहीं है तो पैसा रख के क्या करोगे, डिविडेंड दे दो, तब शेयर प्राइस का दाम कम रहेगा, तो कैपिटल गेन का चांसेस कम हो जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस में ग्रोथ है तो शेयर का दाम बढ़ेगा, ऐसे सिचुएशंस में डिविडेंड अगर आपको कम भी मिलता है तो आप खुश हो जाते हो। ऐसा भी कंपनी है, जैसे कि रिलायंस का नाम ले सकते हैं, या फिर कोई और कंपनी जिसमें ग्रोथ और भी अच्छा है, रिलायंस से भी बेहतर ग्रोथ वाला कंपनी हम लोग देखते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है, जिसमें ग्रोथ काफी है, बिजनेस में काफी ग्रोथ है। ऐसे सिचुएशंस में आप ग्रोथ कंपनी में पैसा लगाइए, डिविडेंड शायद लो होगा, शेयर पर शेयर, जैसे आईटी सेक्टर्स में इंफोसिस वगैरह का देख सकते हैं, नॉर्मली इतना डिविडेंड नहीं देता, कभी कभी देता है वो अलग बात है, बट नॉर्मली इतना नॉट ए वेरी हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, बट फिर भी ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है। तो जब ग्रोथ अच्छा हो, डिविडेंड थोड़ा लो होगा तो भी चलेगा। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে? Yes, sir. চলো, তথা রাহুল, বুঝতে পারছিস ব্যাপারটা একটু একটু? হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে, ক্যাপিটাল বাজেটিং তো করছি, ওটা তো বোঝা অসুবিধা হচ্ছে না। चलो सर, थैंक यू। अच्छा, अब आगे चलो, क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगा। तो इसीलिए अ, एक बिजनेस क्या कर सकता है या क्या उनका सोच रहता है, वो सिचुएशंस वाल्टर बताना चाहता है। वाल्टर मॉडल एक्सप्लेन्स व्हाई मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ ग्रोइंग कंपनीज आर हाई इवन दो डिविडेंड पेड आउट इज लो। वाल्टर ये भी डिफाइन करते हैं कि डिविडेंड कम पे करते हैं पर फिर भी शेयर में ग्रोथ है, फिर भी शेयर में ग्रोथ है। अगर मैं रिसेंट फील्ड में आपको एक कंपनी का नाम लेता हूँ, चलो चलो, ये कंपनी स्टार्टिंग में तो आईपीओ के बाद तो गिरा था, पर उसके बाद से लास्ट 1 साल से अगर आप इनका जर्नी देखोगे तो शेयर बढ़ रहा है। लेकिन ये अभी तक डिविडेंड तो छोड़ो, कंपनी अभी तक प्रॉपरली प्रॉफिटेबल भी नहीं रहा। जस्ट लुक एट दी लास्ट 1 ईयर डेटा पेटीएम का, ठीक है, जोमेटो भी ले सकता हूँ, ठीक है, पेटीएम का मैंने ले लिया, जोमेटो भी ले सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए कुछ पॉपुलर कंपनी ले रहा हूँ सर, ताकि आप इजीली कनेक्ट कर पाओ। अगर आप देखोगे तो कुछ महीने पहले तक, 6 महीना पहले ये 400, 450, 500 में रेंज में चल रहा था, अब डबल हो चुका है। और ये बात हम लोग स्टॉक मार्केट क्लास में भी बार बार बोला है कि भले ही पेटीएम आईपीओ फेलियर रहा हो,
बट गिरने के बाद ये फिर से बढ़ेगा और ये प्रूफ फिर से हुआ है सर। ठीक है, 400, 450, 500 में जाने के बाद वापस स्टॉक 900, 1000 के पास पहुंचा है। नाउ व्हाट इज द पॉइंट सर? सर पॉइंट ये है, बिजनेस ग्रोइंग है, डिविडेंड तो छोड़ ही दो सर, डिविडेंड नहीं देता है, पेटीएम डिविडेंड नहीं दे रहा है, आई डोंट थिंक सो। अगर एनुअल रिपोर्ट भी चेक कर लोगे, डिविडेंड तो भी नहीं दे रहा हो। लेकिन फिर भी क्योंकि कंपनी ग्रोइंग स्टेज में है, क्योंकि कंपनी ग्रोइंग स्टेज में है, तो अगर डिविडेंड ना भी देगा या डिविडेंड पेड आउट लो होगा, फिर भी इसका शेयर प्राइस बढ़ता है। इसीलिए आप देखो 400 का शेयर 900 में पहुंचा है। जोमेटो को देख लो, हाल फिलहाल में प्रॉफिट करना चालू किया, हाल फिलहाल। ठीक है, जोमेटो को देख लो सर, इवन वर्ल्ड कप के पहले से ही इसके शेयर पे ग्रोथ चालू हुआ था। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कप में अभी रिसेंटली सेल किया है, ठीक है, लेकिन रिसेंटली अगर मैं आपको लास्ट कितना 6 महीने का डेटा दिखाऊं, लुक एट सर, 64 का शेयर था। लास्ट 6 मंथ्स का डेटा देखो, वर्ल्ड कप चालू होने से पहले मैंने जस्ट अक्टूबर में तो वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, सितंबर में देखो, सितंबर में, अगस्त सितंबर में देखो 80-90 का शेयर था, अभी 100 समथिंग में चल रहा है, 110, 112, 104, अभी थोड़ा सा सेल जनरेट हुआ है, मार्केट गिरा भी है। नाउ व्हाट इज द पॉइंट सर? पॉइंट ये कि बिजनेस ग्रोथ स्टेज में है, डिविडेंड तो नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी 60 का शेयर 60 रुपीज का 65% ग्रोथ दिया है लास्ट 6 मंथ्स में, और ये तो होना ही था क्योंकि ये ग्रोथ स्टेज में है। अगर डिविडेंड पे तो करेगा नहीं, पर फिर भी शेयर प्राइस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हो सकता है, मैं आपको वेरी फ्यू सिचुएशंस उठा के दिखा रहा हूं, आप खुद भी अपना ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ा के, नॉलेज ग्रो करके आप खुद भी देख पाओगे। सिर्फ मेरे कहने पे थोड़ी होगा सर, आपका खुद का नॉलेज भी आप डेवलप करो, आप देख पाओगे। मार्केट से इनकम करना कठिन है पर असंभव नहीं है। मार्केट से इनकम करना टफ है, ऑब्वियसली टफ है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ये बात आप तो लिख के रख लो सर। It also explains why the market price of shares of certain companies which pay higher dividends and retain very low profits is also high. सर और एक बात कह रहा है वाल्टर, और एक बात भी कह रहा है वाल्टर, कह रहा है कि it also explains why the market price of shares of certain companies जो हाई डिविडेंड पे करता है और प्रॉफिट अपने पास बहुत कम रखता है। सर अगर डिविडेंड ज्यादा देगा तो प्रॉफिट थोड़ी ना रखा अपने पास, क्योंकि डिविडेंड दे दिया ना। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का पार्टी तो होता है। तो अगर डिविडेंड ज्यादा पे करेगा तो रिटेन करेगा कम, उसका भी शेयर का प्राइस हाई होता है। इसका एग्जांपल आईटीसी है। आईटीसी ज्यादा पैसा रखना नहीं चाहता, दे देता है, लेकिन तब भी उसका शेयर के प्राइस में ग्रोथ देखने को मिलता है। नाउ एज एक्सप्लेन्ड अबव, मार्केट प्राइस इज डिपेंडेड अपॉन 2 फैक्टर्स। कंपनी का शेयर का जो दाम है ये मेनली 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है एज पर वाल्टर। फर्स्टली द क्वांटम ऑफ डिविडेंड एंड सेकेंडली प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज। प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू द कंपनी। कंपनी डिविडेंड कितना पे कर सकता है? अच्छा, डिविडेंड वही पे कर सकता है जो इनकम कर सकता है। अगर कंपनी का इनकम एकदम श्योर शॉर्ट इनकम अच्छा है तो कंपनी डिविडेंड अच्छा पे करेगा, और अगर कंपनी डिविडेंड अच्छा पे करेगा तो कंपनी के शेयर प्राइस भी एक अच्छा खासा दाम पे चलेगा। और सेकेंडली कंपनी का प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज कितना है, माने कंपनी मार्केट में ऐसा कौन से जगह में बिजनेस कर रहा है, किस प्रोडक्ट में बिजनेस कर रहा है, किस सेगमेंट में बिजनेस कर रहा है कि कंपनी अर्न कर रहा है। ये चीज भी समझना है। जैसे रिलायंस, ठीक है, प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज हमेशा ढूंढता रहता है कि कितना अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, उसको ग्रैब करना है। जैसे रिसेंटली रिलायंस का एक शेयर जो मेन रिलायंस से अलग हुआ है, क्या नाम दिया सर? जियो फाइनेंशियल्स बोल के, है ना। इसका शेयर प्राइस देखो, आया था सर 100 रुपीज में, लोगों को मिला है जिनके पास रिलायंस का शेयर था। आने के बाद से ग्रोथ तो मिला था बीच में, लेकिन फिर से थोड़ा सा गिरा है। अभी भी टाइम है लॉन्ग टर्म में लेने के लिए, अभी भी टाइम है लॉन्ग टर्म में लेने के लिए। थोड़ा सा कुछ दिन पहले गिरा था ना, सही सही मौका बन रहा था। ठीक है, फिर से देखो एक ट्रेडिंग मौका मिला है। ठीक है, जो लोग स्टॉक ट्रेड करते हैं उनको अच्छा मौका मिला था, मतलब रिसेंट जो मार्केट गिरा था। चलो वो अलग बात है। नाउ व्हाट इज द पॉइंट सर? पॉइंट ये है कि market price is dependent upon 2 factors as per Walter. Firstly the quantum of dividend and secondly profitable opportunities available to the company in investing the earning return. कंपनी के पास जो रिटर्न किया हुआ अर्निंग है उसको कंपनी कहां इन्वेस्ट कर रहा है, किस एरिया में इन्वेस्ट कर रहा है, किस बिजनेस पे लगा रहा है।
जैसे रिलायंस ने जियो में लगाया, अब जियो में पैसा लगा, जियो से कितना कमा रहा है आपको पता ही लग रहा है सर, है ना। टेलीकॉम बिजनेस ऐसे बहुत महंगा होता है, टेलीकम्युनिकेशंस का लाइसेंस हर किसी को इतना इजीली मिलता नहीं है, और टेलीकम्युनिकेशंस लाइसेंस, जिसको स्पेक्ट्रम लाइसेंस भी कहते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट को अच्छा खासा लाइसेंसिंग फीस देना पड़ता है, बहुत खर्चा है, और नेटवर्किंग को लगाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत खर्चा है, पर फिर भी इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत हाई है। और जियो इज द न्यू ऑयल, रिलायंस का एक एजीएम में मुकेश अंबानी बता रहा था कि डेटा इज द न्यू ऑयल। पहले रिलायंस ऑयल बिजनेस में बड़ा इन्वेस्ट करता था, बट ऑयल का मार्केट खराब हो गया है, पहले जैसा नहीं है, क्योंकि ऑयल का सब्स्टिट्यूट बहुत कुछ आ गया है अभी, ठीक है। तो ऑयल से ज्यादा मौका भी डेटा में मिल रहा है, ऑयल में है अभी भी मौका है, पर ऑयल थोड़ा सा भी डिस्टर्ब सिचुएशंस पे है, बट ऑयल से ज्यादा अच्छा मार्केट डेटा में है, तो डेटा में क्यों ना इन्वेस्ट करें। तो ये जो रिलायंस सोच रहा है, पैसा रहने से नहीं होता, सिर्फ पैसा होना इनफ नहीं होता, उस पैसे को आप करते क्या हो उस पैसे को लेके, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट के सोच पे, प्रोमोटर के माइंड सेटअप पे, कंपनी किधर जाना चाहता है। इसीलिए जो लोग फंड, ये सब जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या है, शेयर मार्केट एंगल से ये सब फंडामेंटल एनालिसिस है। फ्रॉम शेयर मार्केट एंगल दिस इज फंडामेंटल एनालिसिस, और जो लोग प्योर फाइनेंस के वो, उनके लिए ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। बात तो वही है। अब कोई बोलेगा सर फंडामेंटल एनालिसिस बोलते तो शायद ज्यादा कंसंट्रेट करते, अब ये तो समझने वाले के ऊपर है, ठीक है, कि आप फंडामेंटल एनालिसिस समझना चाहते हैं कि नहीं समझना चाहते, ठीक है, हमेशा थोड़ी ना एकदम नाम लेके बोला जाएगा। अच्छा देखो सर, इट इज ऑब्वियस दैट व्हेन ए कंपनी रिटेन्स ए पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट्स, इट हैज टू थिंक इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ सच रिटेंशन। अगर आप प्रॉफिट का पार्ट रखते हो अपने पास, कंपनी सोच रहा है कि अगर मैं प्रॉफिट का पार्ट रखूंगा, रिटेन करूंगा, तो उसको रखने का एक खर्चा पड़ता है। Retention of profits depend upon whether it is cheaper and more profitable for shareholders of the company to have corporate earnings retained in the business or get the same in form of cash dividends, ठीक है। This involves a comparison between the cost of retained earning and cost of distributing them. अगर पैसा रखने का खर्चा ज्यादा है पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने से, तो देना ही अच्छा रहेगा ना। The cost of retained earning therefore involves an opportunity cost, that is the benefit which shareholder forgo in terms of leaving the funds in the business. सर इसमें समझना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। शेयर होल्डर क्या बोलेगा कि ठीक है हमें डिविडेंड नहीं चाहिए, हम इसको बिजनेस में छोड़ना चाहते हैं। बिजनेस में छोड़ेगा माने बिजनेस उसको कहीं पर पार्क करके बिजनेस कमाएगा, तो अगर उसमें आपको ज्यादा मौका मिलेगा बिजनेस को, तो फिर शेयर होल्डर उसको छोड़ सकता है। तो इट्स ऑल डिपेंड कि बिजनेस और शेयर होल्डर के बीच में रिलेशन कैसा है, शेयर होल्डर क्या समझना चाहता है, बिजनेस का क्या प्लानिंग है प्रोजेक्ट में, सब कुछ डिपेंड करता है कि पैसा को लेके कंपनी क्या करेगा, डिविडेंड दे देगा, रिटर्न करेगा, या अपॉर्चुनिटी में कहीं पर लगाएगा, कहीं पर इन्वेस्ट करेगा, या फिर एज ए बिजनेस आप अपने पैसे को किसी बैंक में लगा दोगे, कहीं पर किसी कॉमर्शियल पेपर में इन्वेस्टमेंट कर दोगे, किसी दूसरे कंपनी को लोन दे दोगे। काफी सारा काम है सर, पैसा को लेके बहुत कुछ हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप अपने पैसे को किस तरह से यूज कर। अब चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स एंड क्या बोलेंगे केस स्टडीज में लेके जाता हूँ, आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगा सर। सिर्फ थ्योरेटिकल बात होने से क्या है ना सर, क्लैरिटी नहीं मिलता। आईआरआर केई एंड ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। आईआरआर का मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, केई माने कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एंड ऑप्टिमम पे आउट माने ऐसा पे करो कंपनी एकदम बैलेंस रहे, ऑप्टिमम का मतलब ही होता है। सो एज वी नो दैट वॉल्टर्स अप्रोच कंसिडर टू फैक्टर। जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा, वॉल्टर का मॉडल दो फैक्टर पे डिपेंड है, ग्रोथ, कांस्टेंट एंड डिक्लाइन। देखो सर कंपनी का तीन दशा समझते हो दशा माने जैसे हम लोग ऐसे एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं ना, इसका इसका दशा चल रहा है, बृहस्पति का दशा है, मंगल का दशा है, शनि का दशा है, जैसे एस्ट्रोलॉजर लोग इसे दशा बोलते हैं, और हम लोग यहाँ पर फाइनेंस में भी दशा लगता है सर, कंपनी का दशा चल रहा है। दशा माने समझ रहे हो ना, कभी कंपनी ग्रोथ स्टेज में होते हैं, कभी कंपनी कांस्टेंट स्टेज में होते हैं, कभी कंपनी डिक्लाइनिंग स्टेज में होते हैं। ग्रोथ स्टेज में कंपनी क्या करेगा, कंडीशंस ऑफ आर एंड के ई, आर ग्रेटर देन के ई बता रहे हैं, यानी रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कोरिलेशन बिटवीन साइज ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर नेगेटिव होता है, एंड ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 होता है। ये ग्रोथ स्टेज में। कांस्टेंट फेज में, जब कंपनी कांस्टेंट फेज में रहते हैं, मैंने ना तो बहुत ग्रोथ चल रहा है ना तो गिर रहा है, रिटर्न अर्निंग इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी,
नो कोरिलेशन, मैंने डिविडेंड साइज और मार्केट प्राइस शेयर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। एवरी पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमम, कंपनी जितना भी पे कर देगा शेयर होल्डर को वो ऑप्टिमम माना जाएगा। और अगर कंपनी डिक्लाइनिंग फेज में है, माने बिजनेस गिर रहा है, माने बिजनेस में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं है, तब आपका रिटर्न अर्निंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम हो जाएगा। तो आपका बिजनेस के डिविडेंड साइज और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर में एक पॉजिटिव रिलेशन है। सर कैसे पॉजिटिव? माने अगर बिजनेस गिरा तो मार्केट प्राइस भी गिरेगा, बिजनेस बढ़ा तो मार्केट प्राइस भी बढ़ेगा। डिविडेंड साइज एंड मार्केट प्राइस गिरेगा, डिविडेंड भी गिरेगा, पॉजिटिव रिलेशन। ऐसी सिचुएशंस में 100% डिविडेंड पे आउट का सजेशन वाल्टर दे रहा है कि जब बिजनेस में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है, डिक्लाइनिंग फेज में है, आप डिविडेंड पे करते रहो। अगर आप डिविडेंड पे करते रहोगे तो शेयर होल्डर टिका रहेगा आपके साथ। शेयर होल्डर टिका रहेगा तो शायद अभी डिक्लाइनिंग में हो, पर कल आप अच्छा कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा। तो ग्रोथ स्टेज में डिविडेंड देने के मना कर रहा है, कांस्टेंट स्टेज में एवरी पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमम, जितना पे करोगे ऑप्टिमम माना जाएगा। डिक्लाइनिंग स्टेज में 100% पे आउट कर दो, ऐसा वाल्टर का मानना है, ऐसा वाल्टर का मानना है। वाल्टर ये कहना चाहता है कि एक कंपनी को अपने ग्रोथ स्टेज में डिविडेंड के बारे में क्या करना चाहिए। ग्रोथ स्टेज माने जब रिटर्न इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा है, कांस्टेंट माने रिटर्न जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी के समान है, और डिक्लाइनिंग माने जब रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम है। सर बोझे अच्छे तो बाबट्टा? अरे हाँ सर। जैसे ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी, अभी मैं आपको जैसे पेटीएम, जोमेटो, इस तरह का बिजनेस के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। इन दिस कंडीशन ए कंपनी इज एबल टू इन्वेस्ट, यूटिलाइज द फंड इन ए बेटर मैनर, देयरफॉर शेयर होल्डर कैन एक्सेप्ट लो डिविडेंड बिकॉज देयर वैल्यू ऑफ शेयर वुड बी हायर। अगर आप आज डिविडेंड कम लेते हो तो आपका शेयर का वैल्यू बढ़ जाएगा, इसलिए डिविडेंड ना ही लो या फिर कम लो, ठीक है। ये वाल्टर का मानना है। डिक्लाइनिंग कंपनी, इन दिस कंडीशन ए कंपनी इज नॉट इन ए पोजीशन टू कवर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंपनी अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी प्रॉपर्ली कवर नहीं कर पा रहा। शेयर होल्डर वुड प्रेफर ए हायर डिविडेंड सो दैट दे कैन यूटिलाइज देयर फंड एल्सवेयर इन मोर प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी। तो शेयर होल्डर का जो विश्वास है कंपनी को तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आज आप पे भरोसा कर रहे हैं, और अगर आपका भरोसा टूट गया, ठीक है, कंपनी अगर शेयर होल्डर का भरोसा तोड़ दिया तो शेयर होल्डर कभी शायद आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली वाल्टर मॉडल का अप्रोच है। अब वाल्टर मॉडल का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, हर चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है सर। वाल्टर का कहना है द फॉर्मूला इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कंप्यूट, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, कि वाल्टर मॉडल का लिमिटेशंस बताओ, ठीक है, एडवांटेजेस बताओ, पूछते हैं, इजी क्वेश्चंस में पूछते हैं। सिंपल टू अंडरस्टैंड फॉर्मूला है एंड इजी टू कंप्यूट है। इट कैन envisage different possible market price in different situations and consider internal rate of return, market capitalization rate and dividend payout ratio in the determination of market value of shares, ठीक है। आगे क्वेश्चन करेंगे तो क्लैरिटी अभी मिलेगा आपको, जस्ट वेट। लिमिटेशन क्या है? फॉर्मूला डज नॉट कंसीडर सारे के साथ ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी एंड शेयर प्राइस, मोर ओवर डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट इज डिफिकल्ट। फर्दर द फॉर्मूला इग्नोर सच फैक्टर ऑफ एज टैक्सेशन, ठीक है, टैक्सेशन को इग्नोर करता है, वेरियस लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को भी इग्नोर करता है, मैनेजमेंट पॉलिसी, एटीट्यूड टुवर्ड्स डिविडेंड पॉलिसी, ये सब चीजों को इग्नोर करता है। तो इतना इग्नोर करोगे तो रियल लाइफ थोड़ी ना बात बनेगा सर। तो वाल्टर मॉडल का जैसे पॉजिटिव बने, कुछ एडवांटेज भी है, ठीक है, और कुछ डिसएडवांटेज भी है। अब एक काम करते हैं सर, इतना सारा जो मन में सवाल बना है, सवाल का जवाब आपको धीरे धीरे मिलेगा। कैसे? कुछ एग्जाम्पल करने से। तो एक इलास्ट्रेशन आंखों के सामने है, चलो ना इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या कहना चाहता है अंडरस्टैंड करते हैं। XYZ लिमिटेड अर्न कर रहा है सर पर शेयर पे 10 टका, चलो अच्छा सवाल है। 10 रुपीज पर शेयर में XYZ लिमिटेड अर्निंग कर रहे हैं। कैपिटलाइजेशन रेट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कैपिटलाइजेशन रेट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% एंड 12%, माने मार्केट से पैसा रेज करने का जो खर्चा है वो 10% है, और इन्वेस्टमेंट करके जो रिटर्न आएगा वो 12% है। बात क्लियर है ना सर? डिटरमाइन द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड द प्राइस ऑफ द शेयर एट द पे आउट। आपको पूछ रहा है कि डिविडेंड पे आउट क्या होगा, रेशियो क्या होगा, और शेयर का दाम क्या होगा पे आउट पे, ठीक है, शेयर का दाम क्या होगा पे आउट पे, इतना सा सवाल है। सो सबसे पहले तो आप मुझे इतना बताओ सर कि इसका रिटर्न और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कौन ज्यादा है कौन कम है?
माने आर ग्रेटर देन के ई है या आर लेस देन के ई है या आर इक्वल्स टू के ई है? क्या है सिचुएशंस, क्या है? सर ये क्वेश्चन में ही बोला हुआ है, बोलो एनीवन प्लीज ट्राई सर। ये आर ग्रेटर देन के ई का सवाल है कि आर लेस देन के ई का सिचुएशन है या आर इक्वल्स टू के ई का सिचुएशन है? क्या लग रहा है आप लोगों को? कंपनी 10% पर शेयर अर्न कर रहा है, कैपिटलाइजेशन रेट है 10% एंड इन्वेस्टमेंट रेट है 12%, तो क्या बोलेंगे सर? आर लेस देन के ई और आर ग्रेटर देन के ई। सर रिटर्न 12% है ना। हेलो सर, आप लोग कनेक्टेड हो ना मेरे साथ? বুঝে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? হ্যালো, यस सर। বোঝা যাচ্ছে তো? স্যার ইনভেস্টমেন্ট করে কত রিটার্ন পাচ্ছিস? 12%, তাই তো? আর মার্কেট থেকে টাকা রেজ করার কস্ট অফ ইকুইটি 10%, তাহলে রিটার্ন কত? রিটার্ন 12%, ইকুইটি খরচা কত? 10%, তাহলে 12% গ্রেটার দেন 10%, তো তাহলে আর গ্রেটার দেন केई। इज इट ओके सर? आर ग्रेटर देन केई, बात समझ में आया? 12% ग्रेटर देन 10%, 12% is my investment return and 10% is my capital raising return cost, मार्केट से पैसा रेज करने का खर्चा। तो 12% greater than 10%, so R greater than KE. Now what is the optimum dividend payout ratio? जब R greater than KE हो तो बिजनेस कौन सी स्टेज में है? ग्रोथ में है, डिक्लाइनिंग में है या कांस्टेंट में है? एज पर वाल्टर प्लीज टेल मी सर। R greater than KE, R equals to KE, R less than KE? सर वाल्टर के हिसाब से ये ग्रोथ स्टेज में है, और वाल्टर का कहना है कि जब ग्रोथ स्टेज में कंपनी हो तो कोरिलेशन बिटवीन साइज ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर नेगेटिव है। डिविडेंड का साइज और मार्केट प्राइस में रिलेशनशिप नेगेटिव रहेगा एंड ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 होगा। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 होगा एज पर वाल्टर, बिकॉज दिस इज इन अ ग्रोथ स्टेज, दिस इज इन अ ग्रोथ स्टेज। देखो सर, इतना देर से थ्योरी कॉन्सेप्ट जो है ना, उसको पढ़ने का यही फायदा है कि अगर हम बिना पढ़ के आते तो समझ में नहीं आता कि करना कहना क्या चाहता है। तो फिर हम लोग क्या मानेंगे? सिंस आर ग्रेटर देन के ई द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो वुड बी 0 एज पर वाल्टर। तो वैल्यू ऑफ शेयर क्या होगा? अब वाल्टर का फॉर्मूला क्या है? वाल्टर कहता है कि P इक्वल्स टू डी प्लस आर बाई के ई इंटू ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के ई, ये फॉर्मूला है। अब इसका एक एक मतलब आपको पता है। जैसे डिविडेंड कितना है? डिविडेंड डी फॉर डिविडेंड है, आर फॉर कैपिटलाइजेशन रेट, सॉरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, के ई फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, और ई माइनस डी, ई माइनस डी अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर 10%, डिविडेंड पर शेयर 0। बोलो सर, बात समझ में आया? डिविडेंड 0 है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 0.12 है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है, अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज है, डिविडेंड पर शेयर 0 है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है। जस्ट पुट इट, जस्ट पुट करो, आपको पता हो गया ना सारा। इवन जब आपको यहाँ पर फॉर्मूला, वाल्टर का फॉर्मूला भी यहाँ पर दिया था, ये देखो ये वाला, इसका एक एक मतलब भी यहाँ पर बोल दिया है कि सर P फॉर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, E फॉर अर्निंग पर शेयर, D फॉर डिविडेंड पर शेयर, KE फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, डिस्काउंट रेट, R फॉर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक ही बात है, ठीक है। सो आपको ये थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको दिमाग में थोड़ा सा रखना पड़ेगा कि एक एक फॉर्मूला में उसका मतलब क्या है। तो ये मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है, थोड़ा बहुत किसी किसी फॉर्मूला में डिफरेंस हल्का फुल्का देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल सिनेरियो इज नॉट वेरी डिफरेंट, ठीक है सर। तो आप देख सकते हो इसको सॉल्व करके आपको P मिला है 120। सर ये P का क्या मतलब है? ये 120 क्या है? शेयर का दाम, शेयर प्राइस। The optimality of the above payout ratio can be proved by using 25%, 50%, 75% and 100% as payout ratio. अब ध्यान से सुनना,
ये assumptions है कि हम यहाँ पर पे आउट रेशियो को 25% मानेंगे, 50% मानेंगे, 75% मानेंगे या 100% मानेंगे, मैंने कितना डिविडेंड देंगे। अब चलो देखते हैं कि डिविडेंड जब पे आउट होगा, अगर होता है तो ऑप्टिमलिटी का विचार हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर दो चीज पूछा था, डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड द प्राइस ऑफ द शेयर एट द पे आउट। तो नॉर्मल में तो प्राइस मिला 120। अब हम लोग एक एक सिनारियो को चेक करेंगे कि अगर कंपनी 25% पे आउट करता है, 50% पे आउट करता है, 75% पे आउट करता है या 100% पे आउट करता है, तो क्या सिनारियो होगा शेयर का, शेयर प्राइस में क्या सिनारियो होगा। अब सिनारियो को सेम सिनारियो रखते हैं पर थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग 25% मानेंगे, फिर हम लोग 50% को मानेंगे, फिर इस तरह से 75% 100% पे आउट करेंगे। ठीक है, चलो सिंपल है, फॉर्मूला वही है, सेम फॉर्मूला, बस पे आउट चेंज हो जाएगा। प्लीज ध्यान दीजिए बात पे, फॉर्मूला वही है, पे आउट चेंज होगा, माने डिविडेंड का जो अमाउंट है उसमें चेंजेस आएगा। अब डिविडेंड 25%, माने आपका अर्निंग है 10 टका, ठीक है, अब डिविडेंड इसमें से आप 25% दोगे तो कितना हो जाएगा 2.5, 10 का 25% 2.5 है ना सर। तो 25% पे आउट रेशियो, तो डिविडेंड का जहां जहां डिविडेंड है वहां 2.5 पुट करो, बाकी सेम रखो। देखो शेयर का दाम बदल गया, डिविडेंड जैसे ही आपने पे किया 25%, आपका शेयर का प्राइस 120 से 115 बता रहा है। कैलकुलेट करके भी देखो गिरेगा, कैलकुलेट करके देखो गिरेगा, सिंपल बात है। अब 5 टका शेयर पे आउट करो आप, 10 टका में से 5 टका पे आउट करो आप। जैसे आप 5 टका पे आउट करोगे, सेम फॉर्मूला 110 हो जाएगा, 7.5 टका पे करो आप, 105 हो जाएगा। अब 100% पे कर दो, मैंने 10 टका में से 10 टका ही पे कर दो। आपके पास 10 रुपीज था, पूरा का पूरा 10 टका पे कर दो शेयर होल्डर को, कुछ मत रखो अपने पास, कंपनी अपने पास कुछ मत रखो, पूरा का पूरा पे कर दो। शेयर का दाम हो जाएगा 100 रुपया। जहां पर नॉर्मल है जब आपने कोई पेमेंट नहीं किया था, जब आपने डिविडेंड ना देने का डिसीजन लिया था, ठीक है, तब आपका शेयर का दाम कितना था 120, 120। और जब आपने डिविडेंड पे करने का सोचा, ठीक है, तब आपका शेयर का दाम 120 से घट के 115, ठीक है, 2.25% में, सिर्फ फिर 50% में, फिर 75% में, फिर 100% में आपका शेयर का दाम धीरे धीरे गिरने लगा। तो शेयर प्राइस, एक चीज देखो सर, जैसे जैसे डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे शेयर का दाम भी गिर रहा है। पे आउट रेशियो बढ़ेगा तो शेयर का दाम गिरेगा, नेगेटिव रिलेशन है ना। बोलो सर, बात समझ में आ रहा है, प्लीज टेल मी, फॉर्मूला क्लियर है सर, क्वेश्चन क्लियर है, बताओ आप लोग एकदम चुपचाप क्यों हो, क्या समझने में दिक्कत हो रहा है। हाँ राहुल तथा तथा বোঝা গেছে, সম্পদ बोलो सर, নীল ক্লিয়ার হচ্ছে কি না, হ্যাঁ স্যার। वाल्टर की बोलते চাইছে, ठीक है यस सर। अब ये जो वाल्टर जो कहना चाहता है ना, ये रियल में भी कम मार्केट में होता है सर। ऐसा मैंने भी ऑब्जर्व करके देखा है कि जब जब कंपनी डिविडेंड पे करता है ना, डिविडेंड पे करने के सर्टेन कुछ टाइम बाद ना शेयर का दाम गिर जाता है, लेकिन उसके बाद वो फिर से वापस उस पॉइंट पे आ जाता है, पर डिविडेंड देने के बाद शेयर का प्राइस गिरता है। ठीक है, सो अब देखो, ये सभी का जो कॉन्सेप्ट है ना, एमएम का कॉन्सेप्ट भी एमएम की तरह है, इसका कॉन्सेप्ट भी इसकी तरह है, लेकिन हर एक चीज मार्केट में देखने को मिलता है। मजा का बात यही है, कोई एक पर्टिकुलर माने रास्ता नहीं है पहुंचने का, ठीक है। जैसे इसमें मेरे को एक स्पिरिचुअल वर्ड याद आ रहा है, द फेमस सेंट फ्रॉम रामकृष्ण, आप लोग जानते हो रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का गुरु, दक्षिणेश्वर टेम्पल में जो पुजारी थे, तो उनके पास काफी बड़े बड़े लोग, इवन ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महान ज्ञानी पुरुष भी उनसे मिलने के लिए तड़पे थे। सीरियसली विद्यासागर, आप लोग जो लोग बंगाल के बारे में जानते हो, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, तो विद्यासागर एक बहुत फेमस नॉलेजेबल पर्सन थे, रिवल और समाज संस्कारक थे। रामकृष्ण परमहंस एक स्पिरिचुअल गुरु थे, लोगों को टीचिंग देते थे और बेसिकली भगवान पे एक अलग ही लेवल का स्पिरिचुअलिटी डेवलप किया था।
तो उनको जब पूछते थे कोई कि भाई कौन सा रास्ता सही है, ठीक है, माने भगवान को पाने का, ठीक है, स्पिरिचुअल सीकर्स, तो क्या हिंदू का रास्ता सही है कि मुस्लिम का प्रैक्टिस सही है कि यहूदी का प्रैक्टिस सही है कि जैनी का या क्रिश्चियन का? तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने बोला था कि जो तो मौत तो पौत, ठीक है, एज मेनी फेथ्स सो मेनी पथ्स, ठीक है, एज मेनी फेथ्स सो मेनी पथ्स। तो ये जो मार्केट का भी अप्रोच है ना, ये भी सेम कॉन्सेप्ट है सर, एज मेनी फेथ्स सो मेनी पथ्स। किसी को गलत या सही नहीं बोल सकते, सबका अपना अपना रास्ता है, ठीक है, किसी को गलत या सही कहना पॉसिबल नहीं है, पर सबका अपना अपना रास्ता है। ऑब्वियसली ट्रूथ तो सभी के लिए है। तो उसने रामकृष्ण परमहंस ने भी एक बड़ा अच्छा जवाब दिया था समझाने के लिए। भले बोलते हैं कि नदी कहीं से भी निकले, पहुंचना तो सागर में ही है, ठीक है। तो सिमिलरली कि हम अलग अलग कितना भी रास्ता देख ले, कभी एमएम का रास्ता देखते हैं, कभी वाल्टर का, कभी गॉर्डन का, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली वही शेयर प्राइस, वही डिविडेंड, वही वैल्यूएशन। हाँ, थोड़ा डिफरेंस तो मिलेगा आपको, ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम डिट्टो मिलेगा, थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, कोई थोड़ा ज्यादा सही लगेगा, कम लगेगा, पर अल्टीमेटली आपको अलग अलग आइडिया मिलेगा, और अलग अलग आइडिया भी जिंदगी में बड़ा काम आएगा। चलो अलग बात है, थोड़ा सा आपका क्या कर दिया सर, थोड़ा अलग बात कर दी। अच्छा, एक और भी क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। द फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ XYZ लिमिटेड। सिमिलर काम आप लोग घर से भी घर में करना सर, ये फंडामेंटल एनालिसिस है। जैसे हम लोग क्वेश्चन में करा रहे हैं ना, आपको मैं होमवर्क दूंगा, रियल लाइफ कंपनी का डेटा निकाल के करना है। चलो पहले यहाँ पर कर लेते हैं, फिर रियल लाइफ कंपनी का डेटा निकाल के आप लोग मुझे करके बताना। ये XYZ लिमिटेड एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। 12% प्रेफरेंस शेयर आउटस्टैंडिंग, 12% प्रेफरेंस शेयर है मैंने मार्केट में बाकी है, कंपनी को पे करना है शेयर होल्डर को 100 lakhs, ओके। 12% मैंने इंटरेस्ट का जो रेट है, डिविडेंड का जो रेट है वो 12%, प्रेफरेंस शेयर है ना, तो प्रेफरेंस शेयर का नॉर्मली फिक्स रहता है। कंपनी के पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 3 लाख, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 16%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 16%। कंप्यूट द अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो so as to keep the share price at 42 by using Walter model। बढ़िया क्वेश्चन है, शेयर प्राइस 42 में ही रखना है, ओके, लेकिन क्वेश्चन है कि भाई डिविडेंड कितना पे करना है। आप एक फाइनेंशियल मैनेजर हो कंपनी का, आप ही को सवाल किया है। जब आप लोग फाइनेंस मैनेजर के तौर पे काम करोगे तो कंपनी आप पे डिसीजन के लिए वेट करेगा ना, कि भाई बताओ वाल्टर मॉडल क्या कहता है, एमए मॉडल क्या कहता है। अभी और भी मॉडल आगे आगे सीखोगे, वो भी मॉडल अप्लाई कर देना, ठीक है। जो भी मॉडल अप्लाई करो, देख लो कि शेयर प्राइस क्या सेम दाम में रह पाता है कि नहीं। ये जो मार्केट में शेयर का प्राइस देखते हैं, ठीक है, कंपनी कभी ये काम करते है, कभी डिविडेंड देता है, कभी बोनस देता है, तो शेयर प्राइस किससे डिसाइड होता है? इसी तरह से डिसाइड होता है। चलो ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, कंपनी का नेट प्रॉफिट, नंबर ऑफ शेयर तो 3 लाख है सर, नेट प्रॉफिट पता लगेगा सर? हेलो, नेट प्रॉफिट का पता लग जाएगा क्या? 3 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 3 लाख, और अच्छा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ये देखो 30 लाख, 30 लाख का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 30 लाख का नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट से प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ेगा, प्रॉफिट से ही तो डिविडेंड देते हैं, तो 12% प्रेफरेंस शेयर, तो 30 लाख अगर टोटल है आपका, 12% प्रेफरेंस शेयर है, तो 12% यहाँ से माइनस कर दो, रुपीज इन लैक्स है ना। तो 30 अगर प्रॉफिट है, उसमें से 12% देना पड़ेगा, तो 30 में से 12 चला गया, बचा कितना? 18। 18% जो पड़ा हुआ है किसका है? कंपनी के प्रॉफिट से कंपनी पहले प्रेफरेंस को ही देते हैं, जो पड़ा हुआ प्रॉफिट रहता है ना, अवेलेबल प्रॉफिट, उसमें से कंपनी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही पे करेगा, अगर कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो। फिर जो पड़ा रहेगा उसको कहते हैं अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये चीज हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में एज वेल एज लेवरेज चैप्टर में भी पढ़े हैं, जो लोग ऑलरेडी कर चुके हो। सो 30 माइनस 12 करके 18% बचा। अब अर्निंग पर शेयर कितना होगा? अब 18% अर्निंग है, और कंपनी के पास 3 लाख इक्विटी शेयर है, तो 18 को 3 डिवाइडेड बाई 3 लाख पे डिस्ट्रीब्यूट करो, तो अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा? 6%, 6 रुपीज। हेलो, यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? बोलो सर।
বোঝা গেছে ব্যাপারটা? अर्निंग पर शेयर तक सिचुएशंस क्लियर है ना सर सबको? जैसे जब आप मार्केट में किसी कंपनी का डेटा चेक करोगे, फाइनेंशियल डेटा, आप देखोगे कि कंपनी ना अपना ईपीएस का डेटा, डीपीएस का डेटा, जैसे कि टाटा मोटर्स, ठीक है, मैं इसका फाइनेंशियल्स में थोड़ा सा क्लिक किया और मुझे इसका रेवेन्यू, ईवीआई, टीडीए, पीबीआईटी, पीबीटी, नेट इनकम, इसे करते करते ईपीएस का डेटा मिला। तो कंपनी किस तरह से अपने ईपीएस पे पहुंच रहा है, अर्निंग पर शेयर पे कैसे कैसे पहुंचता है, इसी तरह से पहुंचते, ठीक जिस तरह से हम लोग यहाँ पर भी बात कर रहे हैं। इसके बाद डीपीएस भी है और पे आउट रेशियो भी है। आप देख सकते हो पे आउट रेशियो का बात यहाँ पर भी किया गया है, जो मैं आपके साथ बार बार बात कर रहा हूँ कि कंपनी कितना डिविडेंड पे कर रहा है, अपने अर्निंग का कितना हिस्सा शेयर होल्डर को दे रहा है। नाउ पॉइंट इज दैट सर ईपीएस तो निकल गया, लेकिन अब सवाल है, क्वेश्चन ने हमें एक चैलेंज दिया है कि शेयर प्राइस को 42 ही रखना है और डिविडेंड पे करना है। तो कितना डिविडेंड पे करने के बाद भी शेयर प्राइस 42 रहे? तो वाल्टर मॉडल यूज करना है। तो हमें पता चलना चाहिए कि वाल्टर का फॉर्मूला क्या है। एज वी नो, डी प्लस आर बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंटू अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये रहा आपका फॉर्मूला, माने कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब इसको पुट करें ना सर। अच्छा, हमें ये पता है कि शेयर का दाम 42 रहेगा, प्राइस जो है वो 42 रहना है, तो पहले ही 42 पे लिख देंगे, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिविडेंड कितना है सर? डिविडेंड पता नहीं। अच्छा, डिविडेंड के बारे में कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में तो डिविडेंड, अच्छा हाँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला है 16% और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोला है 20%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला है 16% एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोला है 20%। ये दोनों डेटा यूज कर सकते हैं हम लोग इफ नेसेसिटी अराइज। तो बस क्या करना है सर, 16% का कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, तो एक काम तो कर ही सकते हैं ना कि 16% जो है हम उसे पुट कर देंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी हमें पता है, ये भी पुट कर देंगे, और 6% अर्निंग पर शेयर है, इसे भी पुट कर देंगे। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ डिविडेंड छोड़ के बाकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। हेलो, ये सर नो, यानी मैं कहना ये चाहता हूं कि डी प्लस 0.20 डिवाइडेड बाई 0.16 इंटू अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड, है ना, होल डिवाइडेड बाई 0.16। सिर्फ डी के बिना बाकी सारा इंफॉर्मेशन तो हमें पता है। अब 42 भी मुझे पता था, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 16 इंटू 42 6.72 आ जाएगा। फिर इधर भी जितना सारा इंफॉर्मेशन है इसको भी आप सिंप्लीफाइड करो, 0.16 डी आ जाएगा इधर से, प्लस 1.2 माइनस 0.20 डी इंटू करके आ जाएगा सारा। ठीक है, फिर आप जैसे आप इसको सॉल्व करते हो, ये तो सिंपल प्लस माइनस है रे बाबा अलजेब्रा का, फिर 0.04 डी इक्वल्स टू, यहां पर बता रहे 1.2 माइनस 1.0752। बेसिकली और कुछ नहीं चाहिए, हमें डी चाहिए। इस पूरा फॉर्मूला से हमें डी को अलग करना है। तो इधर इधर उधर करते करते हमें डी भी पता लग रहा है सर। मैं अभी कैलकुलेशंस पे बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये सब आप लोगों को पता है, बचपन का चीज है ना। मैं आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट में लेके आना चाहता हूं कि आप देखो डिविडेंड कितना है, 3.12। डी कितना निकला, 3.12। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए, डीपी रेशियो कितना होना चाहिए अगर शेयर प्राइस को 42 रखना है तो डीपी रेशियो इक्वल्स टू डीपीएस माने डिविडेंड पर शेयर बाय अर्निंग पर शेयर इनटू 100। तो डीपीएस कितना हुआ, 3.12, अर्निंग कितना था 6%, इंटू 100 कितना हुआ 52%। अगर कंपनी 52% डिविडेंड पे करता है, 52% डिविडेंड पे करता है, तो कंपनी अपना शेयर प्राइस को 42 मैनेज कर पाएगा। तो required dividend payout ratio is 52% if company wants to keep its share price 42। बोलो सर, बोझा कैसे? एज पर वाल्टर मॉडल, ये जो मॉडल है ये वाल्टर का मॉडल है। अरे बोझा गालो कि गालो ना,
हाँ सर, নীল ঠিক আছে কথা বলো স্যার, বোঝা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার ओके सर, तो दिस इज हाउ यू कैन चेक। सिमिलर तरीके से गॉर्डन मॉडल भी आता है। जैसे मैं आपको इतना देर से वाल्टर मॉडल चिल्लाया, तो तो फिर एक चीज प्रूव हुआ सर। वाल्टर कहना चाहा कि भाई मैं रेलेवेंस मानता हूँ, डिविडेंड को रेलेवेंट मानता हूँ। ठीक है, डिविडेंड को रेलेवेंट मानता है कौन? गॉर्डन, सॉरी वाल्टर। गॉर्डन भी मानता है, वाल्टर भी मानता है, गॉर्डन भी मानता है। लेकिन फिर भी गॉर्डन का कहना थोड़ा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा नहीं। ये भी रेलिवेंट थ्योरी है, वाल्टर का थ्योरी भी रेलिवेंट है, गॉर्डन का थ्योरी भी रेलिवेंट है। रेलिवेंट माने डिविडेंड पे करना रेलिवेंट है, जिसका दाम इम्पैक्ट कंपनी के वेल्थ में एज वेल एज शेयर के प्राइस में पड़ता है। ठीक है, ये किसका मानना था? ये वाल्टर का मानना था, इसीलिए इसे रेलिवेंट थ्योरी कहते हैं। एमएम मॉडल अपने आप को इररेलेवेंट मानता है। उनका मानना था एमएम का कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे ना करे, उसके इम्पैक्ट शेयर प्राइस पे नहीं पड़ता है, कंपनी के वैल्यूएशंस पे नहीं पड़ता है। पर वाल्टर या गॉर्डन का मानना है कि नहीं पड़ता है, इम्पैक्ट इज देयर, रेलेवेंसी इज देयर, डिविडेंड रेलेवेंसी इज देयर। So according to Gordon's model, dividend is also relevant and dividend policy of a company affect its value. सेम कॉन्सेप्ट, वही बात जो वाल्टर ने कहा, सेम बात गॉर्डन ने भी कहा, बट देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस। ठीक है, तो पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सर गॉर्डन के साथ वाल्टर का क्या डिफरेंस है। अब गॉर्डन क्या कहते हैं? गॉर्डन का मॉडल कुछ एजम्पशन पे बेस्ड है। जैसे फार्म इज एन ऑल इक्विटी फार्म, नो डेब्ट, पूरा बिजनेस इक्विटी पे ही चलेगा, कोई लोन नहीं रहेगा। आईआरआर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज चेंज इन आईआरआर विल चेंज द ग्रोथ रेट। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कांस्टेंट रखना है, माने कंपनी का जो रिटर्न का स्ट्रक्चर है वो कांस्टेंट रहेगा, ग्रोथ नहीं रहेगा। आईआरआर विल चेंज द ग्रोथ रेट, इसलिए आईआरआर कांस्टेंट रहेगा एंड कॉन्सिक्वेंटली द वैल्यू विल बी अफेक्टेड, हेंस दिस assumption इज नेसेसरी। ये गॉर्डन का मानना है। KE, cost of equity will remain constant because change in discount rate will affect the present value. Retention ratio, इस पे एक B का कॉन्सेप्ट आएगा। Once decided upon, it is constant, that is constant dividend payout ratio will be followed. अब गॉर्डन का मानना है कि डिविडेंड तो पे करेंगे पर कांस्टेंट डिविडेंड पे करेंगे, इसीलिए इसको बी से डिनोट किया जाएगा कांस्टेंट रिटेंशन रेशियो के लिए। कांस्टेंट डिविडेंड पे करेंगे सेम अमाउंट पे। ग्रोथ रेट G equals to BR is also constant since retention ratio and IRR will remain unchanged and growth, which is the function of these two variables, will remain unaffected. Cost of equity greater than growth, this assumption is necessary and based on the principle of the series of some geometric progression of n numbers of years. ये आप लोगों को मैथ्स में एक था ना सर, जीपी एपीजीपी, तो यहाँ पर ये एपीजीपी का कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा है। All investment proposal of the firm are to be financed through return earning only. ये भी वही बात कर रहा है कि कंपनी अपना सारे के सारे फाइनेंस रिटर्न अर्निंग के थ्रू से करेगा, यही इसका मेन कंपनी एजम्पशन है। किसका? गॉर्डन का। अब चलो गॉर्डन को प्रूव करने के लिए गॉर्डन का फॉर्मूला को समझने का कोशिश करते हैं। गॉर्डन ने P0 माने शेयर प्राइस, माने प्राइस पर शेयर, ठीक है, प्राइस पर शेयर को डिनोट किया इस फॉर्मूला के थ्रू से, E1 into 1 minus B डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस BR, जहां P0 का मतलब है प्राइस पर शेयर, E1 का मतलब है अर्निंग पर शेयर, B फॉर रिटेंशन रेशियो, एंड रिटेंशन रेशियो कैसे मिलता है? 1 माइनस B इक्वल्स टू पे आउट रेशियो। 1 माइनस B करके आपको रिटेंशन रेशियो मिलता है, और 1 माइनस B का मतलब पे आउट रेशियो ही होता है, जो कंपनी डिविडेंड पे आउट रेशियो करेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल KE को बताते हैं, R माने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ओके, ये जो R है, R का मतलब IRR ही है, और BR माने ग्रोथ रेट है, BR माने ग्रोथ रेट है। ठीक है, अब चलो चीजों को समझने का कोशिश करते हैं। गॉर्डन का मानना है, ठीक है सर, रेलेवेंस थ्योरी में गॉर्डन का मानना है IRR is greater than cost of capital, the price per share increase and dividend payout decrease. जब R ग्रेटर देन KE होगा, माने कंपनी जब ग्रोथ स्टेज में होगा, डिविडेंड पे आउट 0 होगा। जब R इक्वल्स टू KE होगा, देयर इज नो ऑप्टिमम रेशियो। ये थोड़ा डिफरेंट है,
वॉल्टर का मानना था कि जितना देंगे उतना ऑप्टिमम। कांस्टेंट में वॉल्टर का मानना था कि जितना देंगे उतना ऑप्टिमम, पर गॉर्डन का मानना है कि कोई ऑप्टिमम रेशियो नहीं है जब कंपनी कांस्टेंट स्टेज में है। डिक्लाइनिंग दोनों सेम बताना चाहता है। जब डिक्लाइनिंग स्टेज में है तो आर ग्रेटर देन के है और 100% डिविडेंड पे आउट को ऑप्टिमम माना जाएगा। सो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस। ये बीच वाला पॉइंट, कांस्टेंट सिचुएशंस में वॉल्टर का assumptions और गॉर्डन के assumptions में डिफरेंस निकल गया, बाकी सेम है assumptions, और फॉर्मूला वाइज थोड़ा डिफरेंस है बिकॉज दोनों का सोच में थोड़ा अंतर है ना, इसीलिए। अब एक इलस्ट्रेशन आपको हेल्प करेगा दोनों पॉइंट को समझने में, और वॉल्टर और गॉर्डन के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है ये भी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब सिमिलर एग्जांपल यहाँ पर यूज किया गया है ताकि आप दोनों में फर्क समझ पाओ। XYZ लिमिटेड का एनुअल रिपोर्ट से ये पता चला कि कंपनी 30 लाख का प्रॉफिट किया है। कंपनी का आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस शेयर है 100 लाख का, इक्विटी शेयर वही 3 लाख, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सेम 20%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16%। कैलकुलेट द प्राइस पर शेयर यूजिंग गॉर्डन मॉडल जब डिविडेंड पे आउट 25% है, 50% है और 100% है। 3 सिनेरियो आपके सामने रखा है। अब तीनों सिनेरियो को यूज करके कंपनी का शेयर प्राइस डिसाइड करना है। कौन सा मॉडल यूज करना है? गॉर्डन का मॉडल यूज करना है सर, गॉर्डन का मॉडल यूज करना है, बेसिक। अब नेट प्रॉफिट तो पता था आपको 30 लाख, इसमें से प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड पे कर देते हैं क्योंकि ये तो देना ही पड़ेगा, है ना। बाद में जो बचेगा वही शेयर होल्डर का है, इक्विटी शेयर होल्डर का। अर्निंग पर शेयर 6 ये तो पता लग ही गया सर, पहले भी पता लगा था, इस बार भी लग गया। अब आ जाते हैं गॉर्डन के फॉर्मूला पे। अब गॉर्डन का फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमें चाहिए गॉर्डन का फॉर्मूला, है ना सर। अब गॉर्डन का फॉर्मूला बताते हैं कि प्राइस फॉर शेयर इक्वल्स टू E1 इंटू 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई KE माइनस BR। ओके, जहां पर E1 का मतलब है अर्निंग पर शेयर जो है 6, और KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया था 16%, है ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16%, दैट इज KE। तो 16% मेरा KE है। ये दोनों इंफॉर्मेशन हमें पता लग गया। अब इसको फॉर्मूला को पुट करते हैं ना सर, जो जो पता है वो पुट कर देते हैं। फॉर्मूला पहले तो आपको नॉलेज में रखना है, उसके बाद जो इंफॉर्मेशन पता है उसको लिख लो, पहले उसको पहले पुट कर लो। जैसे कि हमें पता है कि अर्निंग पर शेयर कितना है, उसको यहाँ पर E1 से डिनोट किया गया, E फॉर अर्निंग पर शेयर, और हमें KE पता है, तो KE पता है, E1 पता है। डिविडेंड पे आउट भी पहले 25% है, उसे भी पुट कर लो। तो 1 माइनस बी माने बेसिकली 25% ना, 1 माइनस बी माने रिटेंशन रेशियो, दैट इज आल्सो मीनिंग ऑफ पे आउट रेशियो, अभी कुछ देर पहले बोला आपको। तो इफ वी नो दिस, तो 6 इंटू 0.25 मैंने डिविडेंड पे आउट रेशियो, 1 माइनस बी रिटेंशन रेशियो ऑल्सो नोन एज पे आउट रेशियो, 25%, 25% माने 0.25 डिवाइडेड बाय KE, KE माने 0.16 माइनस BR, माइनस BR। तो B फॉर, हाँ सर, B फॉर, R फॉर क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि 20% है, और ये 75% क्या है बोलो? 75% क्या है? बी के बारे में क्या बोला था? बी फॉर रिटेंशन रेशियो, तो 1 माइनस बी माने पे आउट रेशियो। तो अगर आप 1% में से 25 पैसा दे देते हो तो रहता कितना है? हेलो, 1 माइनस बी करेंगे तो पे आउट मिलेगा, और बी माने रिटर्न जो है आपके पास। सपोज आपका 1% है, इसमें से आप 25 पैसा दे देते हो, तो रहा कितना? 75 पैसा ना। तो वही वाला बात कर रहे हैं। तो बी फॉर रिटेंशन वाला पार्ट, और 1 माइनस बी माने पे आउट वाला पार्ट। जो अर्न कर रहे हो उसमें से डिविडेंड कितना दे रहे हो? डिविडेंड दे रहे हो 25%, समझ रहे हो ना सर बात को? 25% डिविडेंड दे रहे हो 100 में से, तो 100 में से 25% डिविडेंड दोगे तो बचेगा कितना? 75%। तो वही 75% को यहाँ पर बी में बोला गया है। तो दिस 0.75 इज योर डिविडेंड देने के बाद का पैसा, और ग्रोथ कितना है आपका? 0.2। आर फॉर यहाँ पर बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ये BR हो गया। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे
सिंप्लीफाई करोगे तो ये सिंप्लीफाई होके 150 आएगा, तो आपका शेयर का दाम पड़ा सर 150। जब आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% हो जाएगा, माने आप जितना कमा रहे हो उसका 50% पे कर देते हो, शेयर का दाम 50 हो जाएगा। और जब आपका 100% पे आउट हो जाएगा तो आपका शेयर का दाम पड़ेगा 37.50 पैसा। बाकी सेम है। जब आप 25 पे करोगे डिविडेंड के नाम पे, जब 50 पे करोगे, जब 100 रुपीज पे करोगे। तो एज पर गॉर्डन मॉडल 150 पर शेयर, शेयर का प्राइस 50 शेयर का प्राइस, जब 50% पे आउट रहेगा, जब 100% पे आउट रहेगा तब 37.50। बस यही डिफरेंस है गॉर्डन और वाल्टर के बीच में, मेनली यही डिफरेंस है। बोलो सर, क्या गॉर्डन समझ में आया? बोझा कैसे गॉर्डन? স্যার একবার রিভিশন দিলে হয়ে যাবে। हाँ सर, ऐसे समझ में आ जाएगा। बस एक बार रिवाइज दे देने से, क्लास को एक बार वापस सुनने से भी हो जाएगा। सर गॉर्डन ने ना अपना कॉन्सेप्ट को बाद में थोड़ा रिवाइज भी किया है, जिसको गॉर्डन रिवाइज मॉडल भी कहते हैं, और इसका और एक नाम है सर बर्ड इन हैंड थ्योरी। ठीक है, मायरन गॉर्डन इनका नाम है, पूरा नाम। इन्होंने अपना मॉडल को रिवाइज किया एंड कंसीडर द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन दिस मॉडल। माने हर माने मार्केट में रिस्क भी रहते हैं और अनसर्टेनिटी भी रहते हैं, तो उस चीज को यहाँ पर कंसीडर किया। सो बर्ड इन हैंड थ्योरी ऑफ गॉर्डन हैज टू आर्गुमेंट्स। एक, इन्वेस्टर्स आर रिस्क एवर्स। एक्चुअली मार्केट में दो तरह का इन्वेस्टर्स होते हैं, एक रिस्क टेकर होते हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट का क्लास करते हैं वो लोग ये बात बहुत सुनते हो क्लास में, रिस्क टेकर हो कि रिस्क एवर्स हो। ठीक है सर, दोनों होते हैं मार्केट में, लोग दोनों टाइप का लोग देखने को मिलता है। कुछ लोग रिस्क टेकर होते हैं, कुछ लोग रिस्क एवर्स होते हैं। सर ज्यादातर क्या होता है? सर ज्यादातर एवर्स वाला ही देखने को मिलता है। एटलीस्ट मैंने तो वही देखा, क्योंकि क्यों, अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखोगे तो लोग ज्यादा डरता ही है, साहस करने वाला, जिगरा दिखाने वाला का संख्या कम ही है। इसलिए हर कोई वॉरेन बफेट नहीं बन जाता, हर कोई झुंझुन वाला नहीं बन जाता। समझ रहे हो सर? क्योंकि हर कोई अपना जिगरा नहीं दिखा पाता। ये सर सीरियस बता रहा हूँ आपको। इसलिए वेरी फ्यू वॉरेन बफेट एक ही है, झुंझुन वाला भी एक ही है। ठीक है, कुछ कम ही है। विजय केडी आज के डेट में नाम है, ठीक है, पीटर लिंच, ठीक है, बहुत सारे नाम है और भी। ठीक है, तो कम दिखने को मिलता है सर। हर्षद मेहता जिगरा दिखाने वाले का संख्या कम है। रिस्क टेकर इज वेरी लो, रिस्क एवर्स बहुत सारे। तो गॉर्डन भी रिस्क एवर्स के बारे में ही सोचा, रिस्क टेकर के बारे में नहीं, अपने ऑब्जर्वेशन से। तो इन्वेस्टर्स आर रिस्क एवर्स एंड इन्वेस्टर्स पुट ए प्रीमियम ऑन सर्टेन रिटर्न एंड डिस्काउंट ऑन अनसर्टेन रिटर्न। अगर रिटर्न सर्टेन है तो इन्वेस्टर ज्यादा पैसा पे कर देगा, लेकिन अगर अनसर्टेन है, पैसा मिलेगा कि नहीं, तो वो कम चाहेगा पेमेंट करना। ठीक है, so Gordon argue that what is available at present is preferable to what may be available in the future। ज्यादातर शेयर होल्डर ऐसे ही सोच में साथ, मैंने इसी तरह का माइंड सेटअप में चलता है कि अभी क्या मिलेगा उसी में लोगों का सोच है, बाद में क्या मिलेगा इससे कोई लेना देना नहीं। और यही सोच है जो वॉरेन बफेट नहीं बन पाते, झुंझुन वाला हर कोई नहीं बन पाता, क्योंकि हमें प्रेजेंट प्रॉफिट दिखता है, फ्यूचर प्रॉफिट लोगों को दिखता नहीं है। इसीलिए आम आदमी और खास आदमी में फर्क भी होता है। ठीक है, एक कंट्री आम रहेगा कि खास रहेगा। ठीक है, क्या आप प्रेजेंट को देख रहे हो कि फ्यूचर को देख रहे हो? सर प्रेजेंट को देखते हुए फ्यूचर को देख पाना एक क्या बोलेंगे सर, एक नॉलेज, एक रिस्क टेकर, एक विजनरी। ठीक है, ये हर किसी के अंदर नहीं होता, बहुत कम लोगों में होते हैं। एवरेज लोगों में तो बिल्कुल नहीं होते, और ज्यादातर लोग एवरेज होते हैं, ज्यादातर लोग एवरेज होते हैं। किसी भी मुद्दे पे ये बात हो सकता है सर, ज्यादातर लोग एवरेज होते हैं। अब जिस कंट्री में एवरेज लोगों का संख्या कम रहेगा वो कंट्री ज्यादा डेवलप करेगा। बड़ा सिंपल सा बात कर रहा हूं सर, समझ पाओगे तो जिंदगी बदल जाएगी, नहीं समझ पाओगे तो कभी नहीं बदल पाओगे सर। अलग बात है, बट अंडरस्टैंडिंग का मैटर है। सो गॉर्डन आर्ग्यू दैट व्हाट इज अवेलेबल एट प्रेजेंट इज प्रेफरेबल टू व्हाट मे बी अवेलेबल इन द फ्यूचर। As investors are rational, they want to avoid risk and uncertainty.
इनको रिस्क लेना पसंद नहीं है, अनसर्टेनिटी इनको पसंद नहीं है। लोग ऐसे ही होते हैं, बहुत कम लोग है सर जो अनसर्टेन चीज को चेज करना चाहता है। मैंने आपको मिलेगा जो आप उसी के पीछे भागोगे, ऐसा लोगों का संख्या ज्यादा है। 99.9999% लोग उसी चीज के पीछे भागते हैं जो मिलेगा, उनको पता है कि हाँ भाई यहाँ पर जाने से मेरे को मिलेगा। लेकिन अनसर्टेन चीज कि हमें मिलेगा कि नहीं पता नहीं, फिर भी हमें जाना है, ऐसा लोगों का संख्या 0.0000001% हार्डली होगा। तो वही पॉइंट पे गॉर्डन भी फोकस किया है। They would prefer to pay higher price for shares on which current dividends are paid. जिस शेयर के लिए हमें अभी डिविडेंड मिलेगा, मुझे पता है मिलेगा, हम उसके लिए ज्यादा दाम पे करेंगे। Conversely, they would discount the value of shares of a firm which postpone dividend. The discount rate would vary with the retention rate. कि कंपनी कितना रिटर्न कर रहा है और कितना पे कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि कंपनी अपना शेयर का दाम, माने शेयर होल्डर उसका शेयर का दाम गिराएगा कि उठाएगा। ये डिपेंड करते है कि कंपनी कितना रिटर्न कर रहा है। और रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए गॉर्डन ने फॉर्मूला में थोड़ा सा रिवाइज किया। जब रिस्क और अनसर्टेनिटी को देखा तब फॉर्मूला थोड़ा चेंजेस है। मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल्स टू D0 into 1 plus G होल डिवाइडेड बाई KE माइनस G, जहां P0 का मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर एक्स डिविडेंड, मैंने डिविडेंड छोड़ के, D0 माने करंट ईयर डिविडेंड, G फॉर कांस्टेंट एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड एंड KE माने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। बाकी कॉन्सेप्ट एक ही है। The formula given by Gordon shows that when the rate of return is greater than discount rate, that is KE, जब रिटर्न KE से ज्यादा होता है, the price per share increases as the dividend ratio decreases and vice versa, and उल्टा चलता है। On the other hand, if rate of return is less than discount rate, अगर rate of return less than discount rate माने cost of equity, the price per share increase as the dividend ratio increase and vice versa. The price per share remains unchanged while the rate of return and discount rate are equal. जब R equals to KC है तब दोनों सेम रहते हैं, शेयर प्राइस सेम रहते हैं, अनचेंज रहते हैं। ये गॉर्डन ने ऑब्जर्व किया, तो थोड़ा डिफरेंस किया। नॉर्मली अगर आपको नॉर्मली गॉर्डन का फॉर्मूला पूछे तो ऑब्वियसली आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना, पर जब आपको गॉर्डन के बारे में बोल दे स्पेसिफिकली कि रिवाइज मॉडल यूज करो या बार्ड इन हैंड थ्योरी यूज करो, देन यूज दिस मॉडल। तो दो फार्मूला गॉर्डन से याद रखना पड़ेगा सर। एक उसका बार्ड इन हैंड थ्योरी माने रिवाइज्ड थ्योरी, उसके ऊपर बेस करके कैलकुलेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा, और जब कुछ ना बोले तो नॉर्मल वाला यूज करना, ठीक है। बस यही है वाल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल, या फिर रेलेवेंस थ्योरी। ठीक है सर, मैं आशा करता हूं कि क्लास में आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट दिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है सर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। मार्केट में शेयर वैल्यूएशन को डिटरमाइन करने का इससे पॉपुलर टेक्निक नहीं माना जाता है सर। शेयर प्राइस या बिजनेस वैल्यूएशन या कंपनी वैल्यूएशन डिटरमाइन करने का वन ऑफ द बेस्ट मेथड माना गया है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल को। तो ये चर्चा नेक्स्ट दिन रहेगा सर। मैं आशा करता हूं कि तब तक आप क्लास में जो भी सीखे हो उसको रिवाइज करोगे, उसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर भी, स्टॉक स्प्लिट, ठीक है, बोनस शेयर्स, ऐसे भी कुछ टॉपिक हैं, इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। और एमएम हाइपोथेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है। मैं हो सके तो कुछ क्वेश्चन आप लोगों को अभी शेयर कर दूंगा, आप उसको भी घर पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है सर। तो सर आज का क्लास इतना ही है, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास करते हैं। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, टाटा।